हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकीत सिंह एंड आज हम लोग लेने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स का जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं वन शॉट सीरीज़ का, जिसके अंदर आज अपना चैप्टर नंबर 3A जो है उसको पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 3A जो है अपना वो है डिमांड एनालिसिस। तो इसको स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको वेटेज बता देता हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो जो डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर है अपना, इसका टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है एंड ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो ये इसका वेटेज है, तो ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि 8 मार्क्स का ये, मतलब बाकी के स्टार्टिंग के देखो तो 7-7 मार्क्स ही थे, बट ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली नहीं है, सारी चीज़ें समझने वाली ही है। बस कुछ 2 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, बस उतना ही आपको याद करना है, उसी के कुछ पॉइंट्स है। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, समझ के ही आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि बेसिकली डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर, इसका मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो डिमांड का मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि देखो, आपको पता है, मेरे को भी पता है कि जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो वो सबका ड्रीम है। भाई मेरे को भी लैम्बोर्गिनी चाहिए। ठीक है, बस 5-6 करोड़ रुपए हो जाए, अपन चलेंगे गराज में जाकर उधर से खरीद लेंगे। ठीक है, शोरूम में जाएंगे, मस्त है कि लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे। ठीक है, येलो वाला भी खरीद सकते हैं बट वाइट वाला मेरा फेवरेट है, तो इसी को खरीदेंगे। ठीक है, तो हम लोग लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे। ठीक है, ये मेरा डिज़ायर है कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो अभी मेरे पास अगर पैसे आ जाते हैं, अगर मेरे पास अभी के अभी अगर 5 करोड़ रुपए आ जाए, तो मैं अभी जाऊंगा शोरूम में एंड अभी जाकर खरीद भी लूँगा। उस पैसे भाड़ में गया कि इसको एफडी करवाओ, कुछ करवाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं अगर पैसे रहेंगे मेरे पास तो मैं जाऊँगा सीधा उस गाड़ी को खरीद लूँगा। ठीक है, तो मतलब मेरा विलिंगनेस भी है कि अगर पैसे होते हैं तो मैं खरीद भी लूँगा। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ सपना है कि अगर पैसे हुए तो कल को मैं जाकर एफडी करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर पैसे होते हैं तो सही में जाकर मैं गाड़ी खरीद भी लूँगा। ओके, अब अगर मान लो अगर मेरे पास सही में पैसे आ जाते हैं एंड मैं इस गाड़ी को खरीद सकता हूँ। अब मेरे पास मान लो पैसे भी है, मान लो 5 करोड़ रुपए है मेरे पास एंड मैं चाहता भी हूँ खरीदने का, एंड गाड़ी भी प्रेजेंट है, मैं जाकर शोरूम में खरीद सकता हूँ, मेरा डिज़ायर भी है खरीदने का, मैं खरीदना चाहता भी हूँ एंड मेरे पास पैसे भी है खरीदने के लिए। तो ऐसे टाइप में जब ये सारी चीज़ें मेरे पास एक साथ होती है तो इसी को बोल देते हैं हम लोग डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हम डिज़ायर रखते हैं किसी चीज़ को पाने का कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, जैसे मेरे को लैम्बो चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, साथ ही में हमको विलिंगनेस भी दिखाना होगा। विलिंगनेस टू परचेस मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपका डिज़ायर है। जैसे रहता है ना, हम लोग बोलते हैं भाई मेरे को भी बॉडी चाहिए, मतलब 6 पैक एब्स चाहिए, बट आप विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हो उस बॉडी को बनाने के लिए, मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपके पास सपना है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिज़ायर नहीं होना चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हाँ भाई कल को पैसा आया तो मैं खरीद भी लूँगा। ऐसा नहीं कि पैसा आया तो भाई नहीं खरीदेंगे, दूसरा कुछ खरीद लेते, एक ऑल्टो खरीद लेते, बाकी पैसा जो है उससे घर खरीदेंगे, मतलब गाड़ी नहीं लेंगे। ठीक है, तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हाँ अगर पैसे रहेंगे तो मैं खरीद भी लूँगा। ओके, एंड साथ ही में खाली डिज़ायर और विलिंगनेस से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे हैं उस चीज़ को खरीदने के, तब कहा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ की जो डिमांड है वो इतनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। मान लो मार्केट में 100 लोग हैं। ठीक है, ये टोटल 100 लोग हैं। 100 लोग में से सब लोग जो है वो लैम्बो चाहते हैं, सबकी डिज़ायर है कि हाँ मेरे को भी लैम्बोर्गिनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ लैम्बो में घूमूँ। ठीक है, सबका ये डिज़ायर है, 100 के 100 लोगों का डिज़ायर है। लेकिन अगर किसी को हम पैसे दें कि लो भाई लो 5 करोड़ रुपए, जाओ जो करना है कर लो, तो ऐसे टाइम पर वो जो पर्सन रहेगा वो उस गाड़ी को नहीं खरीदेगा। ठीक है, कितने लोग हैं जो विलिंगनेस नहीं दिखा रहे, तो 50 लोग हैं जो मतलब सिर्फ डिज़ायर लेकिन खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो सिर्फ 50 लोग बच गए जो कि खरीद सकते हैं, मतलब 50 लोग तो नहीं खरीदेंगे, उन लोगों को सिर्फ डिज़ायर है, विलिंगनेस नहीं है परचेस करने का। तो 50 लोग बच गए जो खरीदेंगे। ठीक है, अब उन 50 में से कितने लोगों के पास असली में पैसा है उस गाड़ी को खरीदने का। मान लो सिर्फ 10 ही लोग हैं जिनके पास जो है असली में पैसा है कि हाँ भाई वो खरीद सकते हैं गाड़ी को, मतलब 5-10 करोड़ रुपए है उनके पास, वो आराम से खरीद सकते हैं गाड़ी को और खरीदेंगे भी, क्योंकि विलिंगनेस भी उनके पास में, डिज़ायर भी है और पैसा भी है। तो ऐसे टाइम पर हम ये बोलेंगे कि ये जो लैम्बोर्गिनी है, ये जो लैम्बो है, इसकी कितनी डिमांड है, हम कितना बताएंगे इसकी डिमांड कितनी है। क्या हम इसका 100 डिमांड बताएंगे या 50 डिमांड बताएंगे। देखो, इसका जो हम डिमांड बताएंगे वो बोलेंगे हम लोग 10 इसकी डिमांड है। मतलब क्या, आउट ऑफ 100 पीपल सिर्फ इस गाड़ी की जो डिमांड है वो सिर्फ 10 ही डिमांड है। क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ डिज़ायर होने से फ़र्क नहीं पड़ता, विलिंगनेस होने से फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होगी तब कहा जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ जो है उसकी इतनी डिमांड है। ठीक है, तो मैं भी इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि डिमांड का मतलब क्या होता है, कि मार्केट में बेसिकली आपके पास डिज़ायर नहीं होना चाहिए, विलिंगनेस टू परचेस और एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप खरीदना भी चाहते हो, तो बोला जाएगा, इसे हम डिमांड बोलते हैं। अब डिमांड को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है, तो वही चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में बताई गई है डिमांड एनालिसिस के अंदर, कि किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं डिमांड को। ओके,
तो देखो यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, अभी अभी हमने पढ़ा था यूटिलिटी के बारे में। हो सकता है अभी आपने वो जो लेक्चर है वो देख के आए हो इधर डायरेक्ट। तो वो जो चैप्टर था उसमें आपने समझा था कि हाँ यूटिलिटी जो होती है उसी की वजह से डिमांड क्रिएट होती है। हमने देखा था ना यूटिलिटी जो है वो बेसिस है डिमांड का, कि अगर किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी है तो लोग उसकी डिमांड भी करेंगे। तो यूटिलिटी में जनरेट अ डिजायर और नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब यूटिलिटी जो है वो ये ज़रूरत तो जगा देता है एक इंसान के अंदर कि हाँ मेरे को भी ये लैम्बो चाहिए, मेरे को भी ये डिज़ायर चाहिए, मतलब गाड़ी चाहिए, सामान चाहिए, कमोडिटी चाहिए। लेकिन यूटिलिटी जो है वो खुद जनरेट नहीं करता है डिमांड किसी भी चीज़ की, मतलब बेसिकली वो डिमांड को जनरेट नहीं करता है, वो सिर्फ डिज़ायर को जनरेट करता है कि हाँ मुझे भी चाहिए, लोगों को भी डिज़ायर मिलेगा कि हाँ मेरे को भी ये चीज़ चाहिए। बट वो जो डिमांड है वो क्रिएट कैसे होगी, तो वो क्रिएट होगी बेसिकली बाकी के जो फैक्टर्स है, विलिंगनेस टू परचेस और एबिलिटी टू पे से। तो मतलब कह सकते हो यूटिलिटी डिज़ायर को क्रिएट करता है, ना कि अपना जो डिमांड है उसको क्रिएट करता है। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो यहीं पर हम डिमांड के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये डिमांड एनालिसिस उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अब मीनिंग बताया गया है एक डिमांड का मतलब क्या होता है। तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिज़ायर, नॉर्मली हम डिज़ायर ही बोलते थे। जैसे अभी यूटिलिटी के ही केस में हमने देखा था कि हम यूटिलिटी में यूटिलिटी क्या जनरेट करता है, डिज़ायर जनरेट करता है, लेकिन हम उसको डिमांड बोल दे रहे थे, मतलब डिमांड ही समझ जा रहे थे कि हाँ भाई डिमांड ही क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम डिज़ायर बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर लोग मांग रहे हैं कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो ऐसे टाइम पर हम उसे डिमांड बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं है, उसके साथ में बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। टू अर्ज टू हैव समथिंग, डिज़ायर का मतलब बोला गया है कि आपको कुछ चाहिए, ऐसा जब आपके पास कुछ आ जाता है आपके अंदर कि मुझे ये चाहिए, उसी को डिज़ायर बोल दिया जाता है। वही सारी चीज़ें लिखी गई है कि बैकेड विद विलिंगनेस टू एबिलिटी एंड पे, और जब ये जो है विलिंगनेस और जो एबिलिटी टू पे है उसके साथ अगर ये जुड़ जाता है अपना डिज़ायर, तब बोल दिया जाता है कि वो डिमांड है। Okay, so for example, if a person has desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. अगर कोई पर्सन है जिसको मतलब टीवी खरीदने का है बट उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के, तो ऐसे टाइम पर बोला जाएगा ये सिर्फ डिज़ायर, उसका डिमांड नहीं है। ठीक है, तो दस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर और डिज़ायर आर नॉट डिमांड, मतलब सारे जो डिज़ायर होते हैं वो डिमांड नहीं होते हैं, बट लेकिन जितने भी डिमांड होते हैं वो कहीं ना कहीं डिज़ायर होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें बोली गई है। एंड नाउ अब देखते हैं, अब आगे चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है डिमांड की, जो कि बेनहम ने दी है। अकॉर्डिंग टू बेनहम, ये जो पर्सन थे बेसिकली ऑथर है, काफ़ी सारी इन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक लिखी है। तो ये जो थे इन्होंने डेफिनेशन दी है कि डिमांड का मतलब क्या होता है कि द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट। मतलब कि डिमांड का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ एक प्राइस पे मिलती है, जो भी उसका अमाउंट होता है पैसों में, मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो कि कुछ प्राइस पे मिलती है। प्राइस किस चीज़ में होनी चाहिए, अमाउंट में होनी चाहिए, यानी मनी के रूप में होनी चाहिए। विच विल बी बॉट पर यूनिट, जो कि हम पर यूनिट के हिसाब से खरीद सके, जैसे एक गाड़ी खरीदनी है, दो गाड़ी खरीदनी है, इस तरीके से। ऑफ एट द टाइम दैट प्राइस, और वो भी उस टाइम पर जब वो उस प्राइस पे मिल रहा हो। मतलब क्या कि जब मान लो जैसे लैम्बो 5 करोड़ में मिल रहा है, तो जब हम 5 करोड़ वाली जो गाड़ी है वो अगर उस टाइम पर हम डिमांड मतलब खरीदते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसकी एक यूनिट या फिर जितनी चाहे उतनी यूनिट खरीद ले, तो वो जो हम खरीदना चाहते हैं उसी को हम डिमांड बोल देते हैं। ओके, तो द डिमांड फॉर एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई प्राइस हो अमाउंट के अंदर, जो कि खरीदा जा सके यूनिट पे, वो भी उसी प्राइस पे जिस टाइम मतलब जिस टाइम पर जो प्राइस है उस हिसाब से, तो ऐसे टाइम पर बोल दिया जाएगा वो डिमांड है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर दो फीचर्स बताए गए हैं डिमांड के। एक पहले क्या है कि डिमांड रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब ये टाइम और प्लेस से रिलेटेड होता है। वही अपना जैसे हमने देखा था ना यूटिलिटी के केस में कि मतलब टाइम और प्लेस से रिलेटेड होता है यूटिलिटी, वैसे ही डिमांड जो है वो भी टाइम और प्लेस से रिलेटेड होता है। किसी जगह पे कोई चीज़ महंगी होती है, किसी जगह पे कोई चीज़ सस्ती होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो किसी जगह पे कम डिमांड होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया शेड्यूल है डिमांड। अब देखो, अब डिमांड को हम लोग एनालाइज करने के लिए, डिमांड को बेसिकली कि मार्केट में कितनी डिमांड है, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो कितनी कोई चीज़ की डिमांड करता है, उसको स्टडी करने के लिए हम जो है डिमांड का बेसिकली एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल मतलब मैंने आपको बताया है मे बी कि शेड्यूल का मतलब होता है जब हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं ना, ऐसे टेबल बनाकर उधर डाटा लिखते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको शेड्यूल बोलते हैं। तो डिमांड शेड्यूल बेसिकली यही है कि अपना जो डिमांड है उसका हम शेड्यूल यानी टेबल बनाकर उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशन
रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी क्या कि जो अपना डिमांड शेड्यूल है वो करता क्या है कि एक साइड में प्राइस रहती है और एक साइड में अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो रहती है कि जितना अगर मान लो हम प्राइस कम करते जाएंगे, यानी 8 से 10 मान लो कर दिए, तो उस हिसाब से हमारी जो क्वांटिटी है वो मतलब जो डिमांड है वो कितनी बढ़ेगी। यानी मान लो पहले 2 थी तो अब 3 हो गई, अब 4 हो गई, ऐसे बढ़ते जाएगी या फिर कम होते जाएगी। जो भी चेंजेस आएंगे इनके अंदर, इनके बीच में, उन्हीं चीज़ को समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिमांड शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मार्केट डिमांड में क्या होता है, देखो इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या कि मार्केट में मान लो 10 लोग हैं। ठीक है, मार्केट में मान लो 10 लोग हैं, तो 10 में से सिर्फ हम एक आदमी को उठाते हैं, यानी एक इंडिविजुअल को उठाते हैं एंड उसकी डिमांड को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो इस पर्सन को मैं कोई चीज़ जो है 10 रुपये में बेचूँ तो ये कितनी डिमांड करेगा, मान लेते हैं 2 डिमांड करेगा। अब इसी चीज़ को मैं 5 रुपये में बेचूँ तब कितनी डिमांड करेगा, तो हो सकता है 4 डिमांड करे। अब इसी चीज़ को मान लो मैं 2 रुपये में बेचने लग जाऊँ तब कितना डिमांड करेगा, तो हो सकता है 6 रुपये में मतलब 6 डिमांड करने लग जाए। तो इस तरीके से हम मतलब एक इंडिविजुअल का डिमांड का हम जब स्टडी करते हैं तो इसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया है, मतलब मैंने नहीं, बुक में था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना के दिया है कि जैसे अगर मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी है, कोई भी सामान है जिसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये जो एक्स प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो कीमत है मान लो 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये अगर ये 10 रुपये में बिकता है तो लोग जो है, मतलब जो भी पर्सन है, एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो जो है डिमांड करता है, वो एक ही डिमांड करता है। ठीक है, जैसे मान लो 10 रुपये का वड़ा पाव है तो आप एक ही वड़ा पाव खाते हो। ठीक है, बट अब यही वड़ा पाव जो है वो 8 रुपये का हो गया। तो अब जो है आप सोचते हो, अरे 8 8 16 रुपये, 16 रुपये में 2 वड़ा पाव, एक काम करता हूँ 2 वड़ा पाव खा लेता हूँ। तो अब आप जो है आप 2 वड़ा पाव खा लेते हो। अब यही जो वड़ा पाव है ये 6 रुपये का हो गया और इसकी प्राइस कम हो गई। तो ऐसे टाइम पे आप सोचोगे ये 6 6 12 12 6 अपना 18 रुपये में 3 वड़ा पाव खाने को मिल रहा है, मतलब 20 रुपये में मान लो 3 रुपये 3 वड़ा पाव। तो आप सोचो एक काम करता हूँ मैं 3 वड़ा पाव खा लेता हूँ। तो ऐसे टाइम पर आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी, आप अब 3 वड़ा पाव खाने लगोगे। ऐसे ही मान लो अगर इसकी प्राइस हम 4 रुपये कर देते तो आप सोचोगे अरे 4 रुपये में अगर एक वड़ा पाव, तो मतलब 22 रुपये में मतलब 5 वड़ा पाव, मतलब बेसिकली आप सोचोगे एक काम करता हूँ 4 अब वड़ा पाव खाता हूँ। ठीक है, मतलब 18 रुपये में ही अब मेरे को 4 वड़ा पाव मिल जाएगा, मतलब इस तरह से। और ऐसे ही अगर मान लो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, मतलब बेसिकली 2 रुपया कर देता हूँ, तो ऐसे टाइम पर आप बोलोगे 20 रुपये में भाई 5 वड़ा पाव। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर मैं खा लेता हूँ। मतलब सॉरी 20 रुपये में 5 नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 10 रुपये में अब 5 वड़ा पाव आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे बोलोगे अरे भाई 10 रुपये में 5 वड़ा पाव मिल रहा है, एक काम करता हूँ खा लेता हूँ, 5 का 5 खा लेता हूँ, 10 ही रुपये तो लग रहा है 5 मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर देखोगे जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे अपना जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि मतलब इसी तरीके से हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं जहाँ पर हम प्राइस और जो डिमांड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ते जाती है, या फिर अगर हम प्राइस को बढ़ाते जाए तो हमारी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। एंड अगर इसको हम डिमांड कर्व में बनाकर देखें, यानी जो अपना ग्राफ फॉर्म में अगर इसको बनाए तो ये इस तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कि अपना ये क्वांटिटी वाला है और ये प्राइस का सेक्शन है। ठीक है, तो अपना एक्स एक्सिस पे जो है क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो अगर एक डिमांड करते हैं, मतलब मान लो अगर हम लोग जो प्राइस है वो 10 रुपये रखते हैं तो ऐसे टाइम पर एक डिमांड होगी। अगर हम 8 रुपये कर दें तो ऐसे टाइम पर हमारी जो डिमांड होगी वो 2 होगी। 6 रुपये करते तो इस तरह से मतलब बढ़ते जाएगा अपनी जो, जैसे जैसे हम प्राइस को कम करते जाएंगे वैसे वैसी अपनी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। मे भी आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत भारी चीज़ नहीं है, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जैसे जैसे हम प्राइस को कम करेंगे वैसे वैसी हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी और अपना जो स्लोप है वो इस तरीके से जाते जाएगा। वहीं पर अगर इसका उल्टा कर दें हम लोग तब, कि अगर मान लो हम लोग प्राइस को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ऐसे हमारी जो डिमांड होगी वो कम होते जाएगी, तो हमारा जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरीके से आने लगेगा। मान लो पहले जो था प्राइस वो 2 रुपया था, तो ऐसे टाइम पर उस टाइम पर 5 क्वांटिटी डिमांड थी, फिर लेकिन हमने प्राइस को बढ़ा दिया 4 रुपया कर दिया, तो हमारी जो डिमांड है वो 4 हो गई, मतलब कम होते जाएगी। तो हमारा जो स्लोप है वो उल्टा जाने लगेगा, बट फिर भी डाउनवर्ड ही रहेगा, मतलब ऐसे ही घुमा रहेगा, वो इस तरीके से नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपना जो डिमांड कर्व है वो हमेशा ऐसे स्लोप में ही रहेगा, नीचे ही तरफ जाते रहेगा, डाउनफॉल में ही जाते रहेगा। ओके, तो ये अपना डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, तो देखो इसके अंदर हम ये करते हैं कि जैसे अभी हमने एक जो पर्टिकुलर कंज्यूमर था उसके बिहेवियर को हमने देखा कि वो किस तरीके से डिमांड को कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है अगर उन सबकी डिमांड को हम लोग प्लस कर दें, मतलब पहले एनालाइज करें। जैसे अगर मान लो कि 3 लोग हैं, ठीक है, पर्सन ए
देखो पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी, ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब सेम वही प्रोडक्ट है अपना वड़ा पाव। अब अगर मान लो ये जो अपना वड़ा पाव वो 10 रुपये का मिलता है, तो जो लोग हैं वो कितना डिमांड करेंगे? देखो ए जो है वो 5 वड़ा पाव खरीदेगा, बी जो है वो 10 वड़ा पाव खरीदेगा एंड जो सी है वो 15 वड़ा पाव खरीदेगा, ठीक है। मतलब जिसके पास जो हिसाब से अपने हिसाब से वो लोग अपना डिमांड करेंगे, ठीक है। मतलब ये अलग अलग पर्सन अपना अलग अलग डिमांड करेंगे। ऐसे ही अगर मान लो प्राइस नीचे हो जाती है, यानी अब 8 रुपया हो गया, तो ऐसे टाइम पर ये हो सकता है मान लो अब 10 वड़ा पाव डिमांड करने लग जाए, ये 15 करने लग जाए और ये 20 करने लग जाए। तो मतलब देखोगे जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे हर एक जो पर्सन है वो अपनी डिमांड को जो है वो बढ़ाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सबकी डिमांड को लिख देंगे कि हाँ भाई ये जो ए है उसने इतनी डिमांड की, बी ने इतनी इतनी डिमांड की एंड सी ने इतनी इतनी डिमांड की, एंड जब इन सबको हम प्लस कर देते हैं, मतलब क्या कि देखो 5 को अगर हम लोग प्लस कर दें 10 के साथ में और 10 को प्लस कर दें 15 के साथ में, तो 30 आता है। यानी क्या कि मार्केट डिमांड क्या हो गई कि अगर मान लो आप मार्केट में अपना जो वड़ा पाव है 10 रुपये बेचोगे, तो आपसे जो लोग खरीदेंगे, डिमांड जो होगी आपकी वड़ा पाव की वो 30 वड़ा पाव होगी, यानी 30 आपकी डिमांड होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 8 रुपये में बेचोगे तो इन सबको प्लस कर देंगे हम लोग, टोटल जितने भी लोग हैं उन सबको जो डिमांड है वो प्लस करेंगे, तो 45 आपकी डिमांड होगी ना। मतलब बेसिकली इस तरीके से कि अगर मान लो मार्केट में 10 लोग हैं तो सबकी जो इस इंडिविजुअल जो डिमांड है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड देन सबकी जो डिमांड है उसको प्लस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई टोटल जो डिमांड है वो कितनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बोल सकते हैं, मतलब इसी को हम लोग टोटल डिमांड भी बोल सकते हैं एक टाइप से, ओके। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफ के अंदर भी, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन इंडिविजुअल्स के डिमांड को नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्टली जो मार्केट डिमांड है इसको यहाँ पर दिखाएंगे कि अगर मान लो हम लोग जो है अपना जो वड़ा पाव है 10 में बेचेंगे, तो ऐसे टाइम पर हमारी जो डिमांड होगी वो कितनी होगी? तो 30 होगी यहाँ पर, ठीक है। एंड ऐसे ही 8 कर देंगे तो अपनी जो डिमांड होगी वो 45 हो जाएगी, अगर 6 कर देंगे तो अपनी डिमांड 60 हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल पर्सन का हम डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, तो वहीं पे मार्केट डिमांड में जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग जो कंज्यूमर है उन सारे लोगों का डिमांड लिखते हैं एंड देन सबके जो डिमांड है उसको प्लस कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं सबको, एंड देन जो भी आता है अपना टोटल उसको ही हम मार्केट डिमांड बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको ये समझ आ गया होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब रीजंस बताए गए हैं, जस्टिफाई किए जा रहे हैं कि क्यों जो अपना डिमांड कर्व जो होता है, यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपना जो डिमांड कर्व है हमेशा वो नीचे की तरफ ही जाता है, यानी डाउनफॉल में ही जाता है, कि जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जाते हैं अपना जो डिमांड है बेसिकली वो जो है वो मतलब बेसिकली जैसे जैसे हम प्राइस को कम करते जाते हैं वैसे वैसे अपना जो डिमांड है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। एंड अगर इसका हम वाइस वर्सा भी कर दे, यानी उल्टा भी कर दे कि अगर मान लो हम प्राइस को बढ़ाते जाए तो भी देखोगे तो अपना जो स्लोप है वो ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो अगर हम मान लो प्राइस पहले 2 था और अब हम लोग 10 कर दें, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जब 2 था तो उस टाइम पर डिमांड जो थी वो 90 थी, तो जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपना जो स्लोप है वो आगे आते जाएगा, यानी कि बेसिकली कम होते जाएगा ना, या ये साइड जाते जाएगा, ओके। तो अपना जो स्लोप है वो हमेशा जो मतलब बेसिकली जो डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग में ही रहता है, मतलब इसी तरीके से रहता है। अपवर्ड स्लोपिंग, देखो अपवर्ड स्लोपिंग इस तरीके को बोलते हैं जब कोई भी स्लोप जो है इस तरीके से जाता है, और डाउनवर्ड को इस तरीके से बोलते हैं जब इस तरीके से कोई स्लोप जाता है, ठीक है। तो यही बोला गया है, यहाँ पर रीजंस बताए जा रहे हैं कि रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एस फॉलो, यानी कि क्यों डिमांड कर्व जो है वो हमेशा जो है वो ऐसे नीचे ही जाता रहता है, इसी तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्यों है, तो उसके रीजंस है जिसका मैंने शॉर्ट कोड बनाया है, जिसका मदद से आप याद रख सकते हैं। शॉर्ट कोड काफ़ी सिंपल है। लेमन, जो अपना लेमन होता है, ठीक है, लेमन मतलब नींबू, तो अपना जो लेमन है वो गुड है, लेमन इज़ गुड, ठीक है। तो लेमन इज़ गुड ये अपना शॉर्ट कोड है। अपना लेमन इज़ गुड के अंदर एल से आता है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर एम से आता है अपना मल्टीपर्पज़ यूजेस, उसके बाद एन से आता है न्यू कंज्यूमर, और उसके बाद आई से आता है इनकम इफेक्ट, एंड लास्ट में एस से आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है अपने कुछ रीजंस है जिसकी वजह से अपना जो डिमांड है वो नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये किस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये जो लॉ है ये डिमांड से रिलेटेड होता है, ठीक है। कैसे रिलेटेड होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप जो है कंजप्शन बढ़ाते जाओगे आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। और हमने प्राइस वाले में देखा था कि अगर मान लो पहले आपको जो यूटिलिटी है मान लो 100 रुपये की मिल रही है, ठीक है, 100 रुपये की मिल रही है, और आपने सिर्फ जो प्रोडक्ट खरीदा है वो 85 रुपये का है, तो आप प्रोडक्ट को खरीदोगे। बट जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, अब वही जो यूटिलिटी उस प्रोडक्ट से मिल रही है, मान लो अब आपको सिर्फ 10 ही रुपये की यूटिलिटी मिल रही है, तो ऐसे टाइम पर आप प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। बट
ऐसे ही टाइम पर अगर मान लो प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, सस्ती हो जाती है, मान लो वही प्रोडक्ट जो 50 रुपये का था वो 5 रुपये में मिल जाए, तो क्या अब आप डिमांड नहीं करोगे? आप डिमांड करोगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है, प्राइस कम हो चुकी है और मेरी यूटिलिटी के हिसाब से हो गई तो मैं प्रोडक्ट को खरीद लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो अपना जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते जाओगे आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होते जाएगी, ठीक है। एंड जब आपकी यूटिलिटी कम होगी तो आप प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे, डिमांड नहीं करोगे, ठीक है, आपको नहीं चाहिए अब प्रोडक्ट। लेकिन अगर वही चीज़ जो प्रोडक्ट है वो अगर प्राइस जो है उसकी कम हो जाती है, यानी जो प्रोडक्ट जो मान लो पहले 50 रुपये में मिल रहा था अब वो 10 रुपये या फिर 50 रुपये में 5 रुपये में मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप बोलोगे कि हाँ मैं चलो खरीद लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जितनी यूटिलिटी आपको मिल रही है उससे सस्ते में आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप खरीद लोगे। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि अपना जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक रीज़न बन जाता है आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग का, कि प्राइस कम होते होते जाती है तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। और वैसे ही उल्टा भी हो सकता है, मान लो प्राइस जो है वो बढ़ने लग जाए तो डिमांड कम होने लग जाएगी, ठीक है, मतलब और प्राइस बढ़ जाएगी तो क्योंकि आपको यूटिलिटी नहीं लगेगी तो आप बोलोगे नहीं खरीदूंगा मैं प्रोडक्ट, और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और उस टाइम पर भी देखोगे तो अपना जो स्लोप है वो डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है, कि अपनी प्राइस बढ़ते जा रही है और डिमांड कम होते जा रही है, तो अपना स्लोप ऐसे ऐसे बन जाएगा, तो उस टाइम पर भी डाउनवर्ड ही रहेगा। ओके, उसके बाद दूसरा जो जो रीज़न है वो है मल्टीपर्पज़ यूसेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड, इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस एंड फॉल विथ अ राइज इन द प्राइस। मतलब क्या कि देखो जब कोई प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको अगर हम लोग देख ले, ठीक है, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर उसको देखें हम लोग तो इसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घर में पंखा लाइट सब कुछ। बट अगर मान लो इसी का जो प्राइस है वो बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है, अचानक से इसका जो पर यूनिट का जो प्राइस है वो बहुत महंगा हो जाता है, 1000 रुपये 1 यूनिट। तो ऐसे टाइम पर आप बिजली का कम इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आप बोलोगे भाई बिजली बचाओ, ठीक है, पंखा बंद करो, लाइट बंद करो, टीवी बंद करो, सब बंद करो, ठीक है। तो उस टाइम पर आप बिजली बचाओगे। तो उस टाइम पर देखोगे जब प्राइस बढ़ जा रही है तो आप डिमांड कम कर दोगे इसकी। वहीं पे अगर मान लो इसकी जो प्राइस है वो बहुत सस्ती हो जाती है, बिजली मान लो अब फ्री हो गई, तो ऐसे टाइम पर आप दिन भर जो है बाजू वाले को भी बोलोगे मेरे घर पे आकर अपना मोबाइल चार्ज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रहता है ना आपका अभी 5G का अनलिमिटेड नेट है तो आप बाजू वाले को भी हॉटस्पॉट दे देते हो, जाओ भाई पबजी फ्री फायर सब डाउनलोड करो, ठीक है। तो वैसे ही हो जाता है कि जैसे ही जो है कोई चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो उसका हम डिमांड बहुत बढ़ा देते हैं। जैसे अभी नेट का ही देख लो, हम लोग कितना 5G हो गया तो लोग जो है बहुत ज़्यादा नेट खर्चा कर रहे, तो जैसे ही उसकी प्राइस ज़ीरो हो गई तो उसकी जो डिमांड है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, कि हाँ भाई अब फ्री है तो जितना लूटना है लूट लो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि जब मल्टीपर्पज़ के लिए यूजेस होने लग जाते हैं एक ही कमोडिटी के, तो ऐसे टाइम पर अगर उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। वहीं पर अगर उसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर प्राइस कम हो जाए तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली गई है। उसके बाद थर्ड अपना जो है वह है न्यू कंज्यूमर, ठीक है, यानी क्या कि देखो जब प्राइस कम हो जाती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, जैसे कि अगर देखो पहले के टाइम पे जो है अपना जो नेट था वो बहुत महंगा पड़ता था, ठीक है, बट जैसे ही जियो आया तो उस टाइम पे चीज़ें सस्ती हो गई, तो क्योंकि चीज़ें प्राइस कम हो गया तो ऐसे टाइम पर अब जो नए नए लोग थे जिनके पास पहले नेट नहीं चलाते थे, अब वो लोग भी सोचे कि चलो भाई नेट तो फ्री अनलिमिटेड एक काम करता हूँ खरीद लेता हूँ, या तो फ्री में ही उस टाइम पे तो वैसे सिम मिल रहा था। तो लोग जो है जैसे ही प्राइस कम हो जाती है लोग जो है बोलते हैं चलो मैं भी डिमांड करता हूँ, मतलब मेरे को भी ये चीज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि सस्ती है, पहले महंगी थी नहीं खरीद पा रहे थे, अब सस्ती है तो अब खरीद लेते हैं। तो जैसे ही कोई भी बेसिकली चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो जो न्यू कस्टमर होते हैं वो भी आना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स अ न्यू कस्टमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, की मतलब जो पहले नहीं खरीद पाते थे क्योंकि अब प्राइस कम हो गई तो वो भी अब खरीद पाएंगे, एंड देन अब डिमांड बढ़ जाएगी। तो टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज विथ फॉल इन प्राइस, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे अपने जो न्यू कंज्यूमर है वो आते जाएंगे और अपना जो स्लोप है वो डाउनवर्ड बढ़ते जाएगा, मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे न्यू कंज्यूमर आएंगे, डिमांड बढ़ते जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना वो है इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इनकम इफेक्ट का मतलब ये है कि देखो अगर मान लो जैसे कि किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, आप मान लो 10,000 रुपये महीने का कमाते हो, ठीक है, आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है, एंड आप क्योंकि आप 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा आप खर्चा तो कर नहीं सकते हो। अब होता क्या है हर संडे या फिर आप मान लो हर संडे को जो है आपका मन करता है कि चलो आज बनाएंगे हम लोग पनीर, ठीक है, आप पनीर बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं है, तो आप ऐसे आधा किलो 1 किलो पनीर तो नहीं लेके आओगे, थोड़ा बहुत ही लेके आओगे, 1 पाव आधा पाव, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप सोचते हो चलो 1 ही पाव पनीर लेके आते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लाएंगे 1 पाव लेके आएंगे बस, ओके।
बट अचानक से पनीर जो है वो बहुत सस्ता हो गया, ठीक है। मान लो जो है 1 किलो जो है पनीर जो है वो मान लो 50 रुपया हो गया, ठीक है, 50 रुपये किलो पनीर, ठीक है। अब 50 रुपये किलो जो है वो पनीर हो गया, तो ऐसे टाइम पर आप बताओ क्या आप अभी भी एक ही पाव खरीदोगे? नहीं, अब आप क्या बोलोगे, भाई 50 रुपये हो गए, अब कौन एक पाव खरीदेगा? एक काम करते, अब जो है मैं 50 रुपये का खरीद लेता हूँ, ठीक है, मतलब बेसिकली पूरा 1 किलो ही खरीद लेता हूँ। तो जैसे ही बेसिकली किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, और क्योंकि देखो पहले आपकी इनकम उतनी नहीं थी, तो आप उसे खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि आपको अपने पैसे हिसाब से चलाने थे। बट क्योंकि अब आपकी इनकम उस हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा है, मतलब जितनी आपकी इनकम है उससे कंपेयर करें तो ये बहुत सस्ता है, तो ऐसे टाइम पर आप खरीद पाओगे, ठीक है। तो इसी को इनकम इफेक्ट बोलते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, व्हेन प्राइस फॉल, परचेसिंग पावर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जैसे ही किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो सस्ती हो जाती है, तो उसको खरीदने की जो आपके पास पावर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कोई चीज़ मान लो जैसे अभी टाइम पे देखोगे तो जो पनीर है, अगर वो बहुत सस्ता हो जाता है, तो क्योंकि अब आपके पास इतना पावर है कि आप उसको 2-3 किलो भी खरीद सकते हो, तो आप उसे खरीद लोगे, ठीक है, उसकी डिमांड आप बढ़ा दोगे तो ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज विच एनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट, ठीक है, कि इनकम उसकी जो परचेसिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो उसकी बेसिकली परचेसिंग पावर होती है जब प्राइस कम हो जाती है, तो इसकी वजह से लोग और डिमांड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड गुड्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग देखें चाय, ठीक है, चाय हो गया एंड अपना बेसिकली चाय और कॉफ़ी हो गया, ठीक है, जो कॉफ़ी हो गया, ठीक है, दोनों तो एक ही दिख रहे, कोई नहीं। तो चाय और जो कॉफ़ी अपना, ठीक है, ये वैसे थोड़ा कॉफ़ी के कप जैसा दिख रहा है, तो देखो ये अपना कॉफ़ी है एंड ये अपना जो है चाय है, ठीक है, कॉफ़ी एंड चाय है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, अगर मान लो अचानक से चाय पत्ती बहुत महंगी हो जाती है, ठीक है, चाय पत्ती जो है वो बहुत महंगी हो गई है, 500 रुपये किलो जो है, बेसिकली 500 नहीं 1000 रुपये किलो, ठीक है, 1000 रुपये किलो जो है अपनी चाय पत्ती हो चुकी है, बहुत महंगा हो गया, पीना मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे टाइम पर बताओ क्या अभी भी आप चाय पीना पसंद करोगे? बट क्योंकि आपका जो आदत है कि हाँ भाई सुबह उठते ही कुछ मतलब चाय वाय पीने की आदत है, जिससे मतलब से आप अपने आप को फ्रेश करते हो, तो आप लेकिन इतना महंगा चाय तो आप नहीं पी पाओगे, तो ऐसे टाइम पर आप सोचो एक काम करता हो कॉफ़ी पीना चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कि जब किसी चीज़ की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, यानी क्या कि मतलब बेसिकली मान लो अब ये जो कॉफ़ी है बहुत सस्ता हो जाता है एंड ये जो है बहुत महंगा हो जाता है चाय, तो ऐसे टाइम पर आप बोलोगे एक काम करता हूँ कॉफ़ी खरीद लेता हूँ। या फिर इसका एक और एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा होगा टोस्ट अपना जो हम चाय के साथ खाते हैं, ठीक है, एंड मान लो ये ब्रेड है, ठीक है, ये अपना ब्रेड है, ओके। अब मान लो अचानक से जो है पहले आप क्या करते थे, आप टोस्ट खाते थे, आप टोस्ट की आदत थी, बट अचानक से जो ब्रेड है उसकी प्राइस बहुत सस्ती हो जाती है, ठीक है, 5 रुपये ब्रेड का पैकेट मिल रहा है। अब बताओ क्या अभी भी आप टोस्ट खाओगे कि ब्रेड खाओगे? आप जाओगे ब्रेड खरीद लोगे, ठीक है। तो इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर जो है उसको लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, और जिसकी प्राइस बढ़ ही रहती है उसको लोग कम खरीदते हैं, तो उससे भी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज, द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब क्या कि जब कोई चीज़ है जैसे टोस्ट है एंड अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पर जो कंज्यूमर होता है जो इसका सब्स्टिट्यूट गुड होता है, यानी दूसरा जो चीज़ होती है वो खरीदने लगता है। जैसे मैंने चाय का बताया कि चाय बहुत महंगा हो गया था, तो ऐसे टाइम पर लोग जो रहेंगे वो बोलेंगे अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ठीक है, मतलब अब कॉफ़ी पीना पड़ेगा, चाय तो बहुत महंगा है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है लेस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब एक कमोडिटी जो थी वो अगर महंगी हो जाती है, तो जो उससे ही रिलेटेड दूसरी कमोडिटी होती है हम उसे खरीदने लग जाते हैं जब वो महंगा हो जाता है तब, ठीक है। यही सारे जो रीज़न है जिसकी वजह से अपना जो स्लोप होता है वो हमेशा डाउनफॉल में ही रहता है, मतलब डाउनवर्ड में ही रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है अच्छे तरीके से, शॉर्टकट लेमन इज़ गुड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको अब देखते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब देखो यहाँ पर अब अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड्स के बारे में बताया गया है कि कौन से अलग अलग टाइप्स के डिमांड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइप्स के टोटल 5 टाइप्स के डिमांड होते हैं, जिसको याद रखने का जो शॉर्टकट है वो है 3CID, ठीक है। 3CID मतलब 3CID है, ओके। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखो सबसे पहला जो सी है इसका है अपना कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम लोग जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी बताऊंगा। उसके बाद दूसरा होता है अपना है कंपोजिट डिमांड, फिर है कॉम्पिटेटिव डिमांड, फिर है इनडायरेक्ट डिमांड अपना आई से, एंड उसके बाद डी से आएगा अपना डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। तो ये टोटल 5 है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपनसेटिंग डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड और डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा तो उससे आपको इनका नाम भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं। आपको जॉइंट से ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा, अगर आप चाहो तो इससे याद रख सकते हो। देखो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है, मतलब जैसे अगर हम लोग कार की बात करें, ठीक है, कार, ठीक है। अब ये जो कार है ये हम लोग चलाते हैं, ठीक है। अगर मान लो
ये कार किससे चलती है, ठीक है। नॉर्मली देखो हम लोग फ्यूल से चलाते हैं, ठीक है। कौन सा फ्यूल, तो मान लो क्योंकि ये हम लोग लैम्बो चलाएंगे, ठीक है, हम लोग की लैम्बोर्गिनी है, तो लैम्बोर्गिनी जो है वो पेट्रोल से चलती है, ठीक है। पता नहीं कैसी लैम्बोर्गिनी, कोई नहीं। तो लैम्बोर्गिनी जो है वो पेट्रोल से चलती है, ओके, पेट्रोल से चलती है। तो ऐसे टाइम पर जो है मान लो पेट्रोल की जो कीमत है वो बहुत महंगी हो गई, अचानक से पेट्रोल जो है 1000 रुपये लीटर मिलने लग गया। अब बताओ लैम्बोर्गिनी क्या हम लोग चलाएंगे, मतलब कोई भी गाड़ी अगर मान लो पेट्रोल से चलने वाली है, क्या हम लोग उस गाड़ी को ही खरीदेंगे? क्योंकि देखो पेट्रोल क्योंकि बहुत महंगा हो गया है, तो लोग जो है उस पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ी रहेगी उसकी कम डिमांड करेंगे। लोग बोलेंगे भाई पेट्रोल बहुत महंगा, नहीं चलाएंगे, ठीक है। जैसे रहता है ना, अगर मान लो पेट्रोल बढ़ गया तो लोग बाइक चलाना छोड़ देते हैं, अब बाइक को साइड में रख देते हैं और पैदल ही जाने लग जाते हैं या साइकिल से जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि जब एक प्रोडक्ट की डिमांड कम होने से उसके दूसरी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, मतलब एक की प्राइस बढ़ने से दूसरी की डिमांड कम हो जाती है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड बोलते हैं। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि अगर बिजली का जो बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाली अप्लायंसेज है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। गर्मी के टाइम पर मान लो अचानक से जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट पर यूनिट का जो प्राइस है वो 1000 रुपये यूनिट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर बताओ क्या दिन भर आप पंखा चलाओगे, दिन भर क्या टीवी देखोगे? नहीं देख पाओगे भाई, बिजली इतना महंगा है। तो ऐसे टाइम पर जो उनकी डिमांड है, जो एसी की डिमांड है, जो बाकी चीज़ों की डिमांड है, वो भी कम हो जाएगी। तो इसी को हम जॉइंट डिमांड बोलते हैं, जब दो प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, रिलेटेड नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कि एक के बिना दूसरा प्रोडक्ट किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। कि जैसे फ्यूल के बिना कार किसी काम की नहीं है, वैसे ही बेसिकली अगर फ्यूल महंगा हो जाता है तो लोग कार को कम खरीदने लगेंगे। एंड अगर मान लो कार महंगी हो जाती है, अचानक से कार बहुत महंगी हो जाती है, तो लोग फ्यूल लेके ही क्या करेंगे जब गाड़ी नहीं है तो, ओके। तो यही लिखा है व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिपेंडेंट जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, यानी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक या फिर एक से मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा जो डिमांड मतलब जो कमोडिटीज़ है, जो गुड्स है वो रिलेटेड होते हैं, जॉइंट रहते हैं, तो उसको हम जॉइंट डिमांड बोल देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए कार एंड फ्यूल का। उसके बाद होता है कंपनसेटिव डिमांड, ठीक है। कंपनसेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कंपनसेटिव डिमांड, ठीक है। यानी देखो एक ऐसी डिमांड, एक ऐसी चीज़ की डिमांड जिसका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिजली का ही देख लो, हम बिजली को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पानी को देख लो, वाटर को हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का दिया गया है कि बिजली को हम लोग पंखा चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन से का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट के लिए, टीवी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी चलाना है उसके लिए, कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए भी उसके अंदर जो बेसिकली बिजली चाहिए अपने को, ठीक है। तो कंपोजिट डिमांड जो है बेसिकली यही है अपना, कि जब जो है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब उस चीज़ की डिमांड होती है, उस कमोडिटी की जो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी चीज़ की जो डिमांड होती है उसको हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। कि इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है। ये काम नाम से ही समझ आता है। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब ये होता है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे मैंने अभी आपको चाय कॉफ़ी का बताया था कि ये देखो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है ये, कि या तो चाय पियो या तो कॉफ़ी पियो, ठीक है। तो अगर मान लो चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी खरीदने लग जाएंगे, ठीक है, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ेगी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और वैसे ही अगर इसकी मान लो प्राइस घट जाती है, सस्ती हो जाती है, तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव डिमांड इसको बोलते हैं। इट इज़ अ डिमांड फॉर दोज गुड विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट होते हैं, कि अगर आपको चाय नहीं मिली तो आप चाहो तो कॉफ़ी भी पी सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको जो है कपड़ा धोने के लिए निरमा साबुन नहीं मिला, ठीक है, तो आप दूसरा ले लोगे। निरमा साबुन नहीं मिलेगा तो आप व्हील का ले लोगे साबुन कपड़े धोने के लिए, ज़रूरी तो ये निरमा ही लेंगे हम लोग, ठीक है। महंगा मिलने लग जाए, अगर मान लो निरमा साबुन बहुत महंगा मिलने लग जाए तो आप बोलोगे जाने दो, हम लोग व्हील से धोएंगे कपड़ा, ठीक है, व्हील का जो रहता है उससे कपड़ा धोएंगे, व्हील साबुन से, ठीक है। तो इसी को हम कॉम्पिटेटिव डिमांड बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया, वो नाम से ही समझ आ रहा है, कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटिशन वाला, ठीक है। तो आपको ये 3 हो गए। उसके बाद चौथा जो टाइप होता है डिमांड का वो होता है इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको डायरेक्ट डिमांड समझा देता हूँ क्या होता है। तो देखो डायरेक्ट डिमांड का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल जो डिमांड होता है, जैसे अगर मान लो आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, कोई भी चीज़ होती है, जो नॉर्मल पर्सन जो है, एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ भाई मेरे को ये गाड़ी चाहिए या फिर मेरे को ये खाना चाहिए। जैसे मान लो आप जो है आप डिमांड करते हो कि मेरे को जो है चॉकलेट चाहिए, ठीक है। आप चॉकलेट जाते हो दुकान में खरीदने के लिए, तो ये पर्टिकुलर जो डिमांड है ये डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है, कि आप जाते हो चॉकलेट खरीदते हो, खा जाते हो, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, तो इनडायरेक्ट डिमांड ये वो डिमांड होती है जो इस डायरेक्ट डिमांड को बनाने के लिए होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो
आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है अपना फैक्ट्री, ठीक है। अब ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है चॉकलेट बनाने का, ठीक है, चॉकलेट बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो चॉकलेट बनाने का जो काम है ये इस फैक्ट्री में होता है। अब इस चॉकलेट बनाने के लिए ये जो फैक्ट्री है इसकी एक डिमांड है कि भाई मेरे को ये मशीन चाहिए, मेरे को मिल्क चाहिए, मिल्क डिमांड जो है वो ये कंपनी कर रही है, ठीक है। तो ये जो डिमांड इन लोग कर रहे हैं, क्या ये खुद के कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं ये चॉकलेट दूध मंगाऊंगा और पी लूँगा इसको? नहीं, उन लोग की इसलिए कर रहे हैं ताकि इन लोग इससे फर्दर प्रोडक्शन कर सके, उस प्रोडक्शन को करने के बाद उसको बेच सके ताकि इससे डायरेक्ट डिमांड हो जाए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डिमांड इसी को बोला जाता है, मतलब डायरेक्टली कोई डिमांड नहीं है, इनडायरेक्ट डिमांड है कि हम लोग ये दूध तो मंगवा रहे हैं, ये डिमांड तो करवा रहे हैं, बट ये डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए नहीं करवा रहे, इसको पहले हम लोग प्रोडक्शन करेंगे एंड देन उसको कंज्यूम करवाएंगे, ठीक है। तो इसी को इनडायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइवेड डिमांड, इसको डिराइवेड डिमांड भी बोला जाता है। इट रेफर टू डिमांड फॉर गुड विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कि अभी आगे के प्रोडक्शन के लिए जो डिमांड कही जाती है गुड्स की, उसको बोला जाता है अपना इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। तो इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर लोग जो होते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, जो फैक्ट्री में जो ओनर्स होते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। तो हैंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइवेड डिमांड, मतलब जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है यानी अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब जो है ये इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब आगे अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो देखते हैं, जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ डिमांड समझ आए हो गए होंगे, टोटल अपने 5 टाइप्स है, 3 CID याद रखना। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है जिससे हमें पता चलता है, ठीक है, या फिर जो फैक्टर होते हैं जिन वजह से जो अपनी डिमांड जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है, मतलब जिस वजह से अपना जो डिमांड है वो अफेक्ट पड़ता है कि उसको डिमांड कम हो जाती है फिर ज़्यादा हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब कि वो सारे कारण है, वो सारे रीजंस, वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से अपना जो डिमांड है उसको अफेक्ट पड़ता है, वो बढ़ता है या फिर घट जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है, तो उनको अब देखते हैं। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर आपको फैक्टर्स को याद रखने के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड को याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है नो IPL सीट, ठीक है। यहाँ पर टोटल 11 पॉइंट है जिसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट कोड बनाया है, नो IPL सीट। तो देखो यहाँ पर बेसिकली इसमें जो शॉर्ट कोड है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखो सबसे पहला जो अपना N है नो के अंदर, उससे आएगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फिर O से आएगा अदर फैक्टर्स, फिर I से आएगा अपना इनकम, फिर P से आएगा प्राइस, P से 2 है वैसे, प्राइस और फिर प्राइस, मतलब सॉरी 3 है, प्राइस, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। उसके बाद अपना L से आएगा लेवल ऑफ टैक्सेशन, फिर S से आएगा अपना साइज ऑफ पॉपुलेशन, फिर E से आएगा अपना एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, A से आएगा एडवर्टाइजमेंट एंड लास्ट में जो T है अपना उससे आएगा टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, ठीक है। तो आपको 2-3 बार रटोगे तो आपको पूरा जो शॉर्ट कोड है याद हो जाएगा। यहाँ पर बस इतना याद रखना ये जो P है इससे 3 चीज़ें है, ठीक है, प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है, बस इतना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड किसको बोलते हैं? तो याद रखो आपका जो अपना बेसिकली जो जॉइंट वाला था उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को है। अब देखते हैं इसको समझते हैं एक एक करके, जितने भी डिटर्मिनेंट है यानी जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से अपना डिमांड जो है वो अफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला जो है वो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्या कि प्रोडक्ट किस प्रकार का है, उसका कौन सा नेचर का वो प्रोडक्ट है, उस हिसाब से उसकी डिमांड हो गया। अब इसका क्या मतलब हो गया? तो इफ अ कमोडिटी इज necessity and it is used in unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, यानी क्या मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका नेचर मतलब क्या, बेसिकली देखो 3 टाइप के बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है अपना बेसिकली नेसेसिटी, ठीक है, कि कोई चीज़ है, कोई कमोडिटी है, वो नेसेसिटी है। एक होता है कंफर्ट, कोई प्रोडक्ट है जो कंफर्ट के लिए, ठीक है, जैसे अगर मान लो अपने घर में आप जो है एक बेड खरीद के लेके आ जाते हो, रोज ज़मीन पे सोते थे बट अब सोचे थोड़े बेड खरीद लेते हैं, ठीक है, कंफर्ट होगा। आपने सोचा पंखा खरीद लेते घर में, कंफर्ट होगा, ठीक है। अब उसको कंफर्ट बोलते हैं वो उन सारे प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद जो दूसरा होता है, तीसरा जो अपना बेसिकली नेचर होता है प्रोडक्ट का, वो होता है लग्जरी, ठीक है। लग्जरी मतलब क्या? अब देखो आपके पास गाड़ी तो है ट्रैवल करने के लिए, बट आपको चाहिए नहीं मैं तो लैम्बो में घूमूंगा, ठीक है, लैम्बो। और या फिर आपने सोचा रोल्स रॉयल्स खरीद लेते, बहुत पैसा अपने पास अगर होगा तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के अपने जो नेचर होते हैं प्रोडक्ट्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है अगर वो लग्जरी नेचर का है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अगर प्राइस बढ़ेगी तो ऐसे टाइम पर हो सकता है जो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लग्जरी आइटम का कुछ नहीं कहना है, बट जो अपने कंफर्ट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनकी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं। बट जो नेसेसिटी होती है उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है? जैसे अगर मान लो आपका जो चावल है
पहले जो अगर आप देखो पहले टाइम पर अगर मतलब 5-6 साल पहले देखोगे तो अपना जो नॉर्मल जो राशन दुकान से आता है चावल, मतलब सबसे जो सस्ता रहता है वो उस टाइम पर मिलता था, मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से 16 रुपये 18 रुपये मिल जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पर देखोगे उतने रुपये प्राइस था, बट अभी देखोगे तो ये प्राइस बढ़ते गया, अभी तो मेरे ख्याल से 30 तक पहुंच गया चावल का प्राइस, मतलब जो सबसे सस्ता है, लोवेस्ट जो प्राइस है, ठीक है, जो लोवेस्ट जो अपना राशन कार्ड वाले जो देते हैं, ठीक है, राशन कार्ड वाले मेरे ख्याल से 25 रुपये की इतना तो दे रहे हैं, ओके, तो 30-25 रुपये के आसपास है साइड से। तो अब यहाँ पर देखोगे तो उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, इतनी प्राइस बढ़ चुकी है, बट क्या अभी भी लोग क्या उसको नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे नहीं खरीदूंगा मैं, जाने दो, ठीक है। अभी भी देखोगे तो लोग जो है वो चावल को खरीद रहे हैं, ठीक है। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो नेसेसिटी, खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही है, जैसे मेडिसिन हो गया, मान लो कोई दवाई है, कोई दवाई पहले मान लो 100 रुपये की मिलती थी, तो लोग उस टाइम पर भी खरीदते थे बीमार होने के बाद, और आज ही वो वही दवाई जो है वो मान लो 1000 रुपये की है, बट क्योंकि अब लोग बीमार हो गए हैं तो लोगों को वो दवाई खरीदना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उन लोग के पास में, ठीक है। तो जान रहेगी तभी जहान रहेगा, तो वही बात हो जाती है, तो मतलब नेसेसिटी के बिना जो है उनकी ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर चाहे प्राइस कितनी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, उनका जो डिमांड रहेगा वो हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ भी जाती है तब भी लोग उतनी ही डिमांड करेंगे। अगर मान लो कोई दवाई है उसकी प्राइस 10 रुपये हो जाती है, तो क्या आप लोग बहुत खरीदने लग जाओगे, बोलोगे भाई सब दुकान ही देते मेरे को, नहीं बोलोगे, ठीक है। आपको जो चाहिए रहेगा, जितना चाहिए रहेगा उतना ही लोगे। तो वही यहाँ पर बोला गया कि नेचर प्रोडक्ट का कैसा होना चाहिए, ये पहला फैक्टर है। दूसरा अदर फैक्टर, मतलब बेसिकली वैसे तो ये लास्ट में आना चाहिए, बट क्योंकि सीक्वेंस में हम बना रहे थे इसलिए यहाँ पर आ गया। जब आप लोग लिखोगे तो इसको लास्ट में लिख देना। तो अदर फैक्टर में यहाँ पर ये बोला गया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती है, कि मान लो अचानक से कहीं पे बाढ़ आ गई तो वहाँ पर डिमांड जो होगी प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। जैसे अभी अपने यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पर काफ़ी चीज़ों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। बेसिकली काफ़ी सारा जो ट्रेड मार्केट है वो नीचे डाउन हो गया था, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर मान लो अचानक से चेंज हो जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि आज से ये जो प्रोडक्ट है ये बैन हो गया, ठीक है। तो अपना जो गुटखा तंबाकू है, अपना जो बीमल है, वो सारी चीज़ें जो है वो बैन कर दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसे टाइम पर उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कस्टम एंड ट्रेडिशन, अगर मान लो कोई त्यौहार आ जाता है तो ऐसे टाइम पर जो स्वीट्स होती है, मिठाइयाँ होती हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अपना जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होते जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इनकम। मतलब क्या कि इनकम अगर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे अगर मान लो पहले आप 10,000 रुपये कमाते थे तो आप कितना खरीदते थे, 1 पाव पनीर खरीदते थे, ठीक है। 1 पाव जो है वो पनीर खरीदते थे, पाव, ठीक है, पाव, 1 पाव पनीर खरीदते थे। बट अब आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए हो गई तो क्या बताओ, अभी भी आप 1 ही पाव खरीदोगे, भाई बहुत पैसा है आपके पास अब। तो आप सोचोगे अब 1 पाव कौन खरीदेगा, अब आप खरीदोगे 1 किलो पनीर, ठीक है। पनीर के पकौड़े, पनीर की सारी चीज़ें, सब्जियाँ बनाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाता है, तो यही बोला गया है। और वहीं पर अगर मान लो आपकी जो इनकम है वो 2,000 रुपये हो जाती है, तो अब बताओ क्या पनीर भी नहीं खाओगे तब, तो 1 पाव भी क्या, आधा पाव भी नहीं खाओगे। तो यही बोला गया कि इनकम बढ़ जाएगी तो तब आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर विथ इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन द डिमांड। मतलब जैसे जैसे आपकी अगर इनकम बढ़ती जाएगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, और अगर डिमांड कम, इनकम कम होती जाएगी तो आप डिमांड भी कम ही करोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद फोर्थ जो है अपना पॉइंट वो है प्राइस। यानी कि देखो ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो अगर आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो अगर बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगी, एंड अगर प्राइस कम कर देते हो डिमांड की, तो बेसिकली प्रोडक्ट की, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। ज़्यादातर तो यही डिमांड डिटरमाइन करता है। तो कंज्यूमर प्रेफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस। यानी जैसे आपने देखा होगा कि आपको जैसे आप आलू लेने जाओ, ठीक है, बटाटा, ठीक है, तो वहाँ पर बोलता है ना आपको कि अगर आप 1 किलो लोगे तो आपको मिलेगा 30 रुपये में, एंड अगर 2 किलो लोगे, मतलब बेसिकली अगर आप 100 रुपये में लोगे तो आपको एक ही बार में मैं जो हूँ वो 5 किलो दे दूंगा, मतलब बेसिकली 20 रुपये किलो के हिसाब से दे दूंगा आपको। तो वहाँ पर प्राइस आपको कम की जा रही है, तो आप बोलोगे ठीक है दे दो, तो आप डिमांड भी बढ़ा दोगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो जब प्राइस कम हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अपना प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। यानी क्या कि अगर जो है सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। जैसे चाय का मैंने बोला कि अगर मान लो चाय जो है और कॉफ़ी है, ठीक है, ये कॉफ़ी और चाय, तो अगर चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफ़ी जो है उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। बेसिकली सॉरी मैंने क्या बोल दिया कि अगर मान लो जैसे ये जो चाय है इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है इसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी प्राइस बढ़ गई है तो अब लोग बोलेंगे भाई चाय तो बहुत महंगा हो गया, एक काम करते हैं अब कॉफ़ी पीते, कॉफ़ी सस्ता है, ठीक है, तो कॉफ़ी लोगों को सस्ता लगने लगेगा एंड लोग यही पीने लग जाएंगे, ठीक है। तो अपना जो सब्स्टिट्यूट गुड है यानी जो एक दूसरे से रिलेटेड जो गुड होते हैं, जो यानी जैसे आप बोल रहे थे ना
कि चाय कॉफ़ी हो गया, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे जो एक दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड लायक होते हैं, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं उनको जो है बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये महंगी हो जाती है तो लोग इसके बदले में दूसरी चीज़ें खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही बोला गया, इफ़ अ सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड देन कॉस्टली गुड। मतलब क्या कि जो सस्ता होगा उसी को खरीदेंगे। तो अगर चाय महंगी हो जाएगी तो लोग कॉफ़ी खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया, इफ़ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि इफ़ शुगर राइजेस, मतलब जो चीनी है अपना, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, चीनी की डिमांड बढ़ जाती है, तो जो जैगरी होता है, जैगरी बेसिकली अपना जो मीठा होता है ना, जिसको हम लोग मीठा बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा जो गन्ने से बनता है अपना मीठा, जिसको गला के बेसिकली कुछ मिठाइयाँ भी बनाई जाती है, मतलब जो रहता है ना, आपको मीठा में भी पता होगा। तो वो जो होता है अपना, तो अगर मान लो शक्कर जो है वो महंगा हो जाता है, तो जो मीठा होता है, जैगरी जो होता है, उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। लोग बोलेंगे भाई शक्कर बहुत महंगा है, एक काम करते हैं मीठे से ही काम चला लेता है, जो मीठा है उसी से बनाकर कुछ भी बना लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ जो अपना पॉइंट है, जो बेसिकली डिटर्मिनेंट है, वो है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी वही वाली चीज़ कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ जाती है, फ्यूल का महंगा हो जाता है, तो लोग जो है गाड़ी कम खरीदेंगे, यानी कि प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, कमोडिटी को, ठीक है। तो एक अगर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब आपको मैंने अभी अभी बताया कि जब एक डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जब ढेर सारे प्रोडक्ट एक साथ, यानी 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ मेहनत करते हैं, काम करते हैं जॉइंटली और उस एक डिमांड को फुलफ़िल करते हैं, तो ऐसे टाइम पर अगर उनमें से एक भी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी एक भी जॉइंट मतलब पार्ट जो है गुड्स का, अगर वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पर जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो जो सेवन्थ जो अपना डिटर्मिनेंट है वो है लेवल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि देखो अगर रेट अपना जो टैक्स रेट जो है अगर वो बढ़ जाता है, तो जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो भी बढ़ जाती है। कैसे? तो देखो अगर मान लो कोई चीज़ 100 रुपये में बनाई है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन वाले जो बना रहे थे वो प्रोडक्ट को 100 रुपये में बनाते हैं, ठीक है। अब लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगता है, मान लो 28 रुपये टैक्स लगता है, ठीक है, हाईएस्ट 28 रुपये, तो 28 रुपये टैक्स लगता है, ठीक है। जीएसटी इसके ऊपर लग जाता है 28 रुपया। अब 28 रुपया उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब ऐसे टाइम पर अब ये जो प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपये में था, अब इसकी जो प्राइस है वो 128 रुपये हो चुकी है, ठीक है। तो अब लोग 128 में खरीदेंगे। बट अगर मान लो यही टैक्सेशन जो है वो बढ़ जाता है, 100 मतलब 80 रुपये जो है वो टैक्स हो जाता है, मतलब 80% टैक्स हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर अब यही प्रोडक्ट जो है वो 180 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कमी हो जाएगी, ठीक है, मतलब डिमांड कमी हो जाएगी। तो वही बोला है कि बेसिकली लेवल ऑफ टैक्सेशन ये भी डिटरमाइन करता है कि आपकी डिमांड कितनी होगी। तो हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इन टर्न would result in decrease in demand for the goods and services and vice versa, ओके। उसके बाद देखो आठवां जो पॉइंट है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब इसका क्या मतलब है कि देखो अब जैसे कोई एरिया है, अब उस एरिया में मान लो सिर्फ 100 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर कितनी डिमांड की जा सकती है? मैक्स टू मैक्स 100 ही लोग डिमांड कर सकते हैं। अगर मान लो सबको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही लोग डिमांड करेंगे। बट अगर उसी एरिया में मान लो, मतलब मान लो दूसरे एरिया में वहाँ पर 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 1 लाख लोग जो है वो रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर कितनी डिमांड हो सकती है? वहाँ पर आराम से 1 लाख तक की डिमांड हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा डिमांड होगी, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड भी होगी। तो बेसिकली यही चीज़ है कि लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड, जितना रहेगा उतना, जितना पॉपुलेशन रहेगी उतनी डिमांड भी रहेगी, तो फॉर अ कम्युनिटी, एंड स्मॉलर द साइज पॉपुलेशन विल बी द डिमांड फॉर द कम्युनिटी, उतना ही छोटा भी अपना रहेगा डिमांड। उसके बाद देखो नौवां जो पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं कि भाई अभी अगले महीने से कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत जो है बढ़ जाएगी, एक काम करते हैं अभी खरीद लेते हैं। मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा, आपके घर वाले भी ऐसे किए होंगे कि जो मोबाइल रहता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो रहता है, ठीक है, मोबाइल जो रहता है, वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग दिवाली में खरीदेंगे, ठीक है। क्यों दिवाली में खरीदेंगे? दिवाली में इसलिए खरीदेंगे कि दिवाली में मिलेगा अपने को ऑफ़र, ठीक है, अपने को ऑफ़र मिलेगा, ऑफ़र, ठीक है। तो ऑफ़र मिलेगा, ऑफ़र में आपको हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मिले, डिस्काउंट मिल सकता है आपको, एक्स्ट्रा जो रहते हैं ना एक्सेसरीज़ मिल जाती है उसके साथ में, ईयरफ़ोन और चार्ज, मतलब बेसिकली कवर ववर वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आपको कुछ ऑफ़र मिलेंगे। तो घर वाले बोलते हैं ना कि भाई तेरे को नया फ़ोन खरीद देंगे हम लोग, लेकिन दिवाली में खरीदेंगे, दिवाली में ऑफ़र भी मिलेगा तो उस टाइम पे खरीदेंगे, ठीक है। तो लोग फ्यूचर प्राइस को एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि जब दिवाली आएगा तो जो मोबाइल आज 11,000 का या फिर 15,000 का है, वही मोबाइल जो है वो 12,000 में मिलने लग जाएगा, मतलब 15,000 का जो मोबाइल है वो 12,000 में मिलने लगेगा, तो उस टाइम पर हम खरीदेंगे। तो ऐसे टाइम पर जो लोग क्योंकि एक्सपेक्ट करके रखेंगे फ्यूचर में जो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो उस टाइम पर हम खरीदेंगे। तो उस टाइम अभी के टाइम पे
पे देखोगे तो उसकी जो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जब वो टाइम आएगा तो उस टाइम पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही बोला गया है कि इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ फॉल इन फ्यूचर, मतलब अगर वो सोच रहा है कि फ्यूचर में यानी जब दिवाली आएगी तब उसकी प्राइस कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट, तो वो अभी के टाइम पे नहीं खरीदेगा उतना, ठीक है। अगर मान लो अभी अगर उसको फ़ोन खरीदना है वो नहीं खरीदेगा, बोलेगा अभी मैं डिमांड नहीं करता हूँ, डिमांड नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे बाद में दिवाली में खरीदेंगे, ठीक है। तो लेस डिमांड वो करेगा, प्रिविलेज प्राइसेस जो अभी के टाइम पे प्राइस है उससे हिसाब से वो कम करेगा। सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, वैसे ही अगर मान लो वो सोचता है कि दिवाली में अगर प्राइस बढ़ जाएगा अचानक से किसी चीज़ का, जैसे जैसे कि मिठाइयों का, ठीक है, मान लो शक्कर वो सारी चीज़ों जो मिठाई वाले रिलेटेड चीज़ रहती है, अगर वो मान लो सोचता है कि हाँ भाई उस टाइम पर जो है वो सारी चीज़ें बहुत महंगी हो जाएगी, तो ऐसे टाइम पर वो बोलेगा एक काम करता हूँ मैं अभी से ही खरीद के रख लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर कोई सोच के रखता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट टाइम में वो जो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ा देगा कि अभी खरीद लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो फ्यूचर में बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेशन हम फ्यूचर का रखते हैं तो ऐसे टाइम पर जो है प्राइस को अगर हम सोचते हैं कि बाद में कम हो जाएगी तो अभी हम कम खरीदते हैं, और सोचते हैं कि बाद में बढ़ जाएगी तो अभी हम ज़्यादा खरीद के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब 10th जो अपना पॉइंट है वो एडवर्टाइजमेंट है। अब इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली ये कहता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो भाई डिमांड कहाँ से आएगी। तो अगर आप प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उतनी अच्छी डिमांड भी हो जाएगी। तो वही बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट यानी सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप ट्रेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड लीड टू द डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट। यानी कि जितना ज़्यादा हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना अच्छी तरीके से उसको लोगों को सामने रिप्रेजेंट करेंगे, तो उतना ही लोग जो है उसकी डिमांड करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि टूथब्रश हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, जैसे टूथब्रश का देख लो, तो वहाँ पर देखो उतना लोग मतलब जैसे कॉलगेट का इतना लोग ऐड करते हैं जिसकी वजह से लोगों को अब मतलब टूथपेस्ट बोला कम छोड़ दिया, सब लोग कॉलगेट ही बोलते दुकान में भाई मेरे को कॉलगेट दे दो, बोलते पतंजलि वाला कॉलगेट दे दो मेरे को, ठीक है। या फिर लाल वाला जैसे जो अपना मैक्स फ्रेश होता है, या फिर दूसरे जो होते हैं मतलब जो भी अलग अलग है उनको कॉलगेट ही से बोल कर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना उन्होंने अपना कर दिया है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट की मदद से भी जो है बेसिकली अपना जो डिमांड है वो बढ़ेगा। तो ये भी अपना एक फैक्टर है कि जितना एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा उतनी ही अच्छी अपनी डिमांड भी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है अपना आखिरी जो है वो टेस्ट हैबिट एंड फैशन। यानी क्या कि लोगों की टेस्ट हैबिट और फैशन भी डिसाइड करती है कि किसी चीज़ की कितनी डिमांड होगी। यानी क्या कि अब जैसे कोई चीज़ है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और लोगों को वो पसंद ही नहीं है। जैसे अगर मान लो मेरी बात करें तो मेरे को जैसे अब मेरे को करेला नहीं पसंद है, ठीक है। तो करेला चाहे कितना भी सस्ता हो जाए, क्या मैं खरीदूंगा? हाँ भाई 10 रुपये में 10 किलो मिल रहा है करेला, तो क्या खरीदूंगा मैं उसका 1 किलो भी खरीदूंगा? क्या नहीं खरीदूंगा, क्यों? मेरे को पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि यहाँ पर टेस्ट और हैबिट फैशन भी आता है। टेस्ट एंड हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्या मतलब उसको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो नहीं उसको खरीदेगा, ठीक है। उसकी डिमांड चाहे कि प्राइस कितनी भी कम हो जाए वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो किसी को हैबिट है, कोई नशेड़ी है, ठीक है, उसको सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है, सिगरेट पीने की आदत है, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो वो जो सिगरेट है उसकी प्राइस महंगी हो जाती है, अब 50 रुपये का एक सिगरेट मिलेगा, तो ऐसे टाइम पर वो तब भी खरीदेगा क्योंकि उसको आदत लग चुकी है, ठीक है। वैसे ही फैशन का भी है कि अगर नया नया कोई फैशन आता है तो लोग उसको उसकी डिमांड करते हैं। कोई न्यू ट्रेंड आता है तो लोग वो चाहते हैं कि भाई मैं भी ये वाले जो ट्रेंड उसको फॉलो करूँ, ओके। तो ये सारी कुछ डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से अपना जो डिमांड है वो अफेक्ट करता है, बढ़ता है। उसके बाद देखो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। जैसे हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, अब लॉ ऑफ डिमांड अब देखते हैं। बेसिकली ये पेपर में आ सकता है तो इसको अच्छे से समझ लेना। देखो ये टोटली वैसा ही, सारी चीज़ें सेम है, बस कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो देखो ये जो लॉ है ये क्या कहता है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते क्या लिखा है। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये जो थे अल्फ्रेड मार्शल अपने, उन्होंने ही दिया इसको भी, जो कि इनकी बुक थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, एंड 1819 में इन्होंने पब्लिश किया था, जो कि बताता है कि किस तरह से एक प्राइस जो है अपनी डिमांड को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बताया है कि लॉ किया काम करता है। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग रिमेन इक्वल, ठीक है। रिमेन इक्वल, वहाँ पर रिमेन कांस्टेंट बोला गया था, यहाँ पर रिमेन इक्वल बोला गया है। यानी क्या कि जो अभी हमने अदर डिटर्मिनेंट्स देखे कि जैसे इनकम, वो सारी चीज़ें, वो अदर जितने भी फैक्टर्स है, अदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इक्वल रहेगी। इक्वल का मतलब जो थी वो ही रहेगी, ठीक है। मतलब मान लो पहले जो है वो पर्सन 10,000 कमाता था, तो हम यही मान के चलेंगे कि वो अभी भी 10,000 कमा रहा है, ठीक है। तो अदर थिंग रिमेन इक्वल। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी अगर प्राइस कम हो जाती है
लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है कि मतलब अगर डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ें बोली गई है। इन अदर वर्ड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीज़ें शांत रहेगी। ये प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी का तो डिमांड भी बढ़ेगा, मतलब बेसिकली सॉरी, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कमोडिटी का तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, एंड अगर प्राइस जो है वो कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें लिखी गई है, इसको पढ़ के मतलब नहीं है, वही चीज़ें बोला गया है वापस से। तो अब उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेसेड एज, यहाँ पर इस तरीके से, मतलब बेसिकली ये जो डिमांड और जो अपना जो प्राइस है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है कि किस तरीके से डिमांड जो है और प्राइस जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको यहाँ पर इस सिंबल की मदद से हम समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि देखो डी एक्स मतलब है डिमांड ऑफ द कमोडिटी, एक्स अपना कमोडिटी है। ठीक है, तो जो कमोडिटी जो एक्स है उसकी कितनी डिमांड है वो इक्वल है किससे, जितने भी हम प्राइस जो है अपनी जो प्राइस है डिमांड प्रोडक्ट की एक्स की, उसके अंदर जितने भी फंक्शन बेसिकली मतलब चेंज लाते हैं, जितना मतलब चेंज आएगा इसके अंदर उतनी अपनी डिमांड बन जाएगी। मतलब क्या, अगर मान लो इसका हम लोग सस्ता प्राइस जो है उसको कम कर देते तो अपनी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, एंड अपनी अगर प्राइस को हम बढ़ा देते तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन मतलब बेसिकली जो भी हम चेंजेस लाएंगे अपने प्राइस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिम्बॉलिकली दिखा सकते हैं कि अपना जो डिमांड है एक्स का वो इक्वल है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कि जो भी चेंजेस लाएंगे प्राइस ऑफ एक्स के अंदर उस हिसाब से। ओके, तो इसको सिम्बॉलिकली हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब इसके अजम्पशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से डिटर्मिनेंट्स लिख दिया है, यहाँ पर अजम्पशंस आएंगे, अजम्पशंस ऑफ द लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है इसने कौन से अजम्पशंस मान के चले हैं। तो देखो टोटली यहाँ पर जो अजम्पशन है, जब मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर मैं इसको हटाकर अजम्पशन लिख दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लो। तो यहाँ पर गलती से ये लिखा गया है। तो अब देखते हैं इसका मतलब इसका जो शॉर्ट कोड है असम्पशंस का वो क्या है। तो देखो इसका जो शॉर्ट कोड है वो है पानीपुरी सेंटर। ठीक है, पानीपुरी सेंटर काफ़ी सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो देखो इसका जो शॉर्ट कोड है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो सबसे पहला जो पी है उससे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये अपना सबसे पहला है असम्पशन। उसके बाद दूसरा जो है अपना एन जो है पानी के अंदर एन जो है उससे बेसिकली टोटल दो जो है वो पॉइंट है। सबसे पहला जो एन से है वो है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, फिर दूसरा है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, उसके बाद अपना पी जो है पूरी का वो जो है उससे आएगा अपना प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, एंड उसके बाद अपना सी से आएगा जो है वो है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी अपना इनकम भी कांस्टेंट रहेगा। एंड लास्ट में जो सेंटर के अंदर जो एन है उससे वापस से दो है नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा एंड नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। मतलब बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि जितने भी अभी हमने डिटरमिनेंट देखे थे, फैक्टर्स देखे थे डिमांड को जो डिसाइड करते हैं, हम सीधेली उसको ये बोल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, सारी चीज़ें में कोई चेंज नहीं होगा, बस प्राइस ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया है कि देखो सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट, जो सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की भी साइज बढ़ेगी घटेगी नहीं, मतलब 100 लोग थे तो 100 के 100 ही रहेंगे। तीसरा है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, हम ये भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि हाँ भाई, मतलब ये अजम्पशन मान के चलेंगे कि कोई भी पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा घटेगा, जो प्राइस अभी है वो उसी हिसाब से डिमांड करेगा। ठीक है, तो मतलब ये तीसरा अजम्पशन है। चौथा अजम्पशन ये है कि बेसिकली जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो भी रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी जो जॉइंट गुड्स है जैसे फ्यूल पेट्रोल वो भी सेम ही रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर चाय कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी अपनी इनकम भी बढ़ेगी घटेगी नहीं, 10,000 है तो 10,000 इनकम रहेगी। उसके बाद नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा, यानी क्या कि आपका जो टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो आज आपका जो हैबिट है आपका जो प्रेफरेंस है वही रहेगा तो उसी हिसाब से आप डिमांड भी करोगे। मतलब क्या, जैसे अगर मान लो आज आपको कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, जैसे रहता है ना हम लोग बचपन में हमको कोई चीज़ पसंद रहती है लेकिन हम बड़े जब होते हैं तो वो चीज़ हमको नहीं पसंद आती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो फैशन होता है वो भी हम चेंज कर देते हैं। आज भाई हमको जो है हाफ पैंट पहने का पसंद है। ठीक है, मतलब जो लड़कियाँ होती हैं उनको हाफ पैंट पहने का पसंद है। ठीक है, या फिर जो लड़के होते हैं उनको फटे फटे कपड़े पहनने का, मतलब क्योंकि मैं भी तो लड़का ही तो हमको भी आदत है। ठीक है, कि हाँ हमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से, वैसे तो अब इसका फैशन चला गया है फटे हुए का, अब उतना लोग नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो पहले इसका फैशन था कि हाँ भाई लोग फटे फटे लोग मतलब कपड़े पहन रहे हैं, अब तो उतना आपको नहीं दिखता होगा, लोग ज़्यादा नहीं पहनते। तो ये जो फैशन है, अब ये फैशन मान लो निकल जाता है, नया फैशन आता है, तो ये जो असम्पशन है ये मान के चलता है कि कोई फैशन में कोई चेंज नहीं होगा, हैबिट में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा, जो थे वही रहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद 7th बोलता है कि नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, जो पहले टैक्स लिया जाता था वो उतना ही टैक्स लिया जाएगा ताकि डिमांड पे कोई फ़र्क ना पड़े प्राइस का। ठीक है,
तो ये बेसिकली अपने साथ के साथ जो है वो बेसिकली असम्पशन है जो ये कहते हैं कि मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि जितने भी अपने डिटर्मिनेंट है वो कांस्टेंट रहेंगे प्राइस को छोड़कर, यानी सिर्फ प्राइस ही जो है वो डिटरमाइन करेगा कि अपना डिमांड कितना होगा, वो ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यही अपना असम्पशन है जो कि डिसाइड करेगा कि अपना फैक्टर्स बेसिकली अपने जो डिमांड है, डिमांड के ये असम्पशंस है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आपको शॉर्ट कोड याद रखना है पानीपुरी सेंटर। ठीक है, पी से अपना प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद अपना एन से 2 है, याद रखना नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इज प्राइजेस। फिर पी से अपना प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट एंड फिर से अपना कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। फिर एन से अपना लास्ट में 2 है, नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट प्रेफरेंस फैशन। एंड लास्ट में 2 जो एन है उससे अपना नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, इसको आप नहीं भी याद करोगे तो आप जो डिटर्मिनेंट है बस उसके अंदर नो लिख देना या फिर नो चेंज नो कांस्टेंट, बस उसको लिख दोगे तो बस हो गया आपका काम। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट कोड है पानीपुरी सेंटर। ओके, उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो है अपना जो टॉपिक है वो है डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल को समझ लेते हैं हम लोग। वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया था डिमांड शेड्यूल किस तरीके से होता है कि अगर प्राइस जो है वो कम होती जाएगी तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ते जा रही है। देखो जैसे 50 रुपये था तो पहले एक डिमांड करते, 40 हो गया था 2, तो इस तरह से जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी आपकी जो डिमांड है वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, और इसी को कर्व में हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम होते जा रही है अपनी डिमांड बढ़ते जा रही है और अपना स्लोप इस तरीके से बनते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वही चीज़ है वापस से रिपीट की गई है। अब देखो यहाँ पर तो आपको ये लॉ ऑफ डिमांड आपको पता चल गया कि हाँ भाई असम्पशन है कि सिर्फ प्राइस है वो डिटरमाइन करेगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी अपना डिमांड कम हो जाएगा। बट जो एक्सेप्शंस है यानी क्या कि जो अगर मान लो हम ये मान के चले कि अगर मान लो जो बाकी के जो डिटर्मिनेंट्स है वो भी काम करने लग जाए तो उस टाइम पर क्या होगा, मतलब अगर इस लॉ के एक्सेप्शन को देखिए कि ये जो लॉ है वो कहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो देखो देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, यानी कुछ ऐसे सिचुएशन में जो कंज्यूमर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि जो अपना प्राइस है वो कम हो तो उस टाइम पर जो है वो डिमांड अपनी बढ़ा दे। मतलब क्या कि जैसे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने देखा होगा कि जो लग्ज़री आइटम होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्राइस है वो कितने भी बढ़ते जाए उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, उल्टी वो बढ़ते जाती है। जैसे आईफ़ोन का ही देख लो आज के टाइम पर, पहले जो आईफ़ोन रहता था वो आता था 80,000 रुपये 70,000 रुपये, बट आज 1.5 लाख तक पहुँच चुका है एंड हो सकता है कल को 2 लाख तक भी पहुँच जाएगा आराम से। ठीक है, बट क्या देखो अभी के टाइम पर आईफ़ोन की डिमांड कितनी बढ़ चुकी है, आपके आस-पास में आपने कितने लोगों के पास आईफ़ोन 13, 14 देख लिया होगा। ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है लेकिन देखो उसकी प्राइस भी तो बढ़ते जा रही है, तो वो एक एक्सेप्शनल डिमांड बेसिकली है कि ऐसे कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पर अपना जो प्राइस होता है वो भी बढ़ता है एंड साथ में उसकी डिमांड भी बढ़ती है, और यहाँ पर अपना जो स्लोप होता है डिमांड कर्व जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, डाउनवर्ड में नहीं जाता। ठीक है, तो यही एक्सेप्शंस है। तो देखो अब कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर अपना जो डिमांड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाता है ना कि नीचे की तरफ जाता है, तो इस एक्सेप्शन को अब यहाँ पर समझते हैं। तो ये सारे जो है ये कुछ एक्सेप्शंस है जिनको याद रखने का जो शॉर्ट कोड है वो है अपना जीपीएस इन एचपी गैस। ठीक है, जीपीएस इन एचपी गैस, ये काफ़ी सिंपल सा है शॉर्ट कोड कि जीपीएस है इन एचपी गैस। ठीक है, यहाँ पर टोटल जीपी और इन के अंदर जो आई है उसके बाद एचपी। ठीक है, तो ये सारे अपने शॉर्ट कोड है। तो जी से आता है अपना जिफिन पैराडॉक्स, उसके बाद पी से आता है प्रेस्टीज गुड, फिर एस से आता है स्पेकुलेशन, फिर आई से आता है अपना इन में जो आई है उससे आता है इग्नोरेंस, फिर एच से आता है हैबिचुअल गुड्स एंड पी से आता है प्राइस इल्यूजन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो देखो गिफिन पैराडॉक्स, पहले बात गिफिन पैराडॉक्स ये क्या है, तो देखो ये कहता है कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं या फिर जो लो क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उनकी प्राइस को अगर हम कितना भी कम कर दें उसकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली है। मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं ब्रेड का देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेड जैसे यहाँ पर बेसिकली ये जो जिफिन पैराडॉक्स जो है ये किसने दिया था, तो ये एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉबर्ट जिफिन, सर रॉबर्ट जिफिन। इन्होंने जो है एक बिहेवियर देखा था इंग्लैंड के अंदर, बेसिकली इंग्लैंड में रहते थे उस टाइम पे। होता क्या था इंग्लैंड में, जैसे अपने इधर नॉर्मली हम लोग रोज़ जो है सुबह रोटी सब्जी खाते हैं वैसे वहाँ पर ब्रेड खाया जाता है। आपको पता ही है वहाँ पर लोग नॉर्मली ब्रेड ही खाते हैं, ब्रेड से ही उनकी शुरुआत होती है, ब्रेड ही उनका नॉर्मल मतलब फूड है। तो बेसिकली उस टाइम पर जो है इंग्लैंड में क्या होता था वो देखते थे कि लोग जो है वो नॉर्मली ब्रेड खाते थे। ठीक है, नॉर्मली जो रहता था अपना ब्रेड खाते थे। ठीक है, ब्रेड जो रहता है वो उसको खाते थे। बट होता क्या था, अगर कभी मान लो बाई चांस जो ब्रेड का प्राइस है वो सस्ता हो जाता था, मान लो वही जो ब्रेड आज मान लो 10 रुपये में मिल रहा है तो वही जो ब्रेड है वो 5 रुपये 2 रुपये में मिलने लग रहा है, उसका प्राइस कम हो जा रहा है, तो लोग जो है उसकी डिमांड को बढ़ा नहीं रहे,
उल्टा जो उससे अच्छा गुड है, यानी जैसा मान लो जो मीट होता है, चिकन, ठीक है, मीट हो गया बेसिकली चिकन या फिर मीट, जो वो है लोग उसकी डिमांड करने लग रहे हैं। यानी क्या कि अगर मान लो लोग पहले जो इस ब्रेड के ऊपर 100 रुपये खर्चा कर रहे थे, बट क्योंकि अब इसके ऊपर सिर्फ हमको 10 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, तो जो बचे हुए 90 रुपये वो इसको और खरीदने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, उल्टा वो मीट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं इस पैसे को, ठीक है। तो यही बोल रहे जिफन पैराडॉक्स है कि जो चीप क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, यानी जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं होते, चाहे उनकी प्राइस कम भी क्यों ना हो जाए, लोग उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती कभी भी नहीं है, ठीक है, उसकी डिमांड भी कम ही रहती है, ठीक है। तो आर दोज गुड हुज डिमांड डूज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइजेस फॉल एट टाइम डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल। यानी क्या, कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज़ है, अगर मान लो कोई जैसे अगर मान लो कोई ब्रेड है, ठीक है, और वो बहुत ही सस्ता हो जाए, ठीक है, 5 रुपये में ब्रेड मिलने लग जाए, तो लोग और नहीं खरीदने लगेंगे, हो सकता है सोचेंगे भाई बहुत घटिया क्वालिटी का होगा, नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी भी खराब ही होगी। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, अभी मैंने पता नहीं असली में कि नकली में कि स्कैम है क्या पता, मैंने देखा था, मतलब बेसिकली गूगल में एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तो उसमें दिखाया था 5,000 रुपये का फ़ोन है, ठीक है, 5,000 रुपये का फ़ोन है, प्लस या तो 5,000 का, ठीक है, 5,000 का फ़ोन है, एंड उसके अंदर आपको 4 GB रैम मिलेगा, ठीक है, 4 GB, ठीक है, 4 GB रैम मिलेगा, 64 इंटरनल, ठीक है। अब बताओ इतना मिलेगा सिर्फ 5,000 के, वो भी डबल कैमरा रहेगा, ठीक है, सारी अच्छी चीज़ें, तो सिर्फ 5,000 रुपये में। अब बताओ कितने लोग खरीदेंगे ये फ़ोन, आप खरीदोगे, 5,000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन सी ब्रांड है, बट हाँ खरीदने हैं तो बताओ। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा ही कम है कि लोग बोलेंगे भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, चाहे हो सकता है असली में हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, बट लोग, मैंने खुद ही सोच लिया भाई कि हाँ भाई इतनी सस्ता है, मेरे को तो खुद ही लग गया भाई स्कैम है, ठीक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, या फिर अगर होगा भी तो घटिया ही क्वालिटी का, सिर्फ नाम के लिए होगा, कुछ इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो जिफन पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर कोई चीज़ की प्राइस बहुत कम हो जाती है तो लोग उसे और कम खरीदते हैं, ये सोच कर कि भाई उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होगी, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पर, तो यही अपना जिफन पैराडॉक्स है, ओके। तो उसके बाद देखो दूसरा जो है वो है प्रेस्टीज गुड्स, ठीक है। प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है जो लग्जरी आइटम्स होती है या फिर जो एक्सपेंसिव गुड्स होती है, उनकी अगर प्राइस को हम बढ़ा दें, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो भी बढ़ते जाती है, ठीक है। जैसे अगर गोल्ड डायमंड को देख लो, डायमंड जो है वो कौन खरीदता है, ठीक है, डायमंड कौन खरीदता है, डायमंड जो रहता है वो अंबानी, मतलब अमीर लोग खरीदते हैं, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं वो लोग डायमंड गोल्ड खरीदते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। अब कल को अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो क्या अमीर लोग इसको खरीदेंगे नहीं, उल्टा वो और खरीदेंगे, बोलेंगे भाई अभी महंगा हो रहा है और खरीद लेते हैं, कल को और महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो लोग और खरीदते जाते हैं, ठीक है। उन लोगों को ये दिखाना रहता है भाई, जैसे रहता है ना, आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं उन लोग अमीर मतलब महंगी से महंगी गाड़ी खरीद के रखते हैं, ठीक है। मान लो आज ही एक मॉडल आया नया गाड़ी का, जैसे मान लो रोल्स रॉयस का नई गाड़ी का एक नया मॉडल आया जो कि सबसे महंगा, दुनिया का सबसे महंगा गाड़ी है, तो लोग उसे और खरीदेंगे कि बोलेगा हाँ भाई मेरे पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, ठीक है। तो ऐसे जो प्रेस्टीज गोल्ड होती है, जिनकी प्राइस जितनी ज़्यादा होती है उतनी उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया। उसके बाद होता है स्पेकुलेशन, ठीक है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, वही अपना जो हम एक्सपेक्ट करके रखते हैं प्राइस की फ्यूचर में जो है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, कि द लॉ ऑफ डिमांड्स डूज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर। यानी क्या, जैसा अगर मान लो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी जो है जो बेसिकली कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो ऐसे टाइम पर मैं रुक जाता हूँ अभी, मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझा दूँ। जैसे अगर मान लो मैं ये एक्सपेक्ट करके रख रहा हूँ फ्यूचर, वही वाला दिवाली वाला है कि हम सोच रहे हैं दिवाली में मोबाइल का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर मैं अभी रुक रहा हूँ, अभी नहीं खरीद रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पर ये जो बेसिकली स्पेकुलेशन है, इस टाइम पर भी अगर मान लो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम रहती है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस कम रहती है, तो भी उसकी डिमांड कम ही रहेगी, कि हम सोच रहे हैं अभी और कम हो जाएगा प्राइस, अभी और कम हो जाएगा, तो लोग और मतलब खरीदते ही नहीं है कि हाँ भाई अभी और हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। लोग देख रहे हैं भाई कल 80 था, आज जो है वही जो चीज़ है वो 50 रुपये हो गई है, और फिर आज कल जो है मतलब बेसिकली एक दिन बाद 30 रुपये हो गई, तो लोग सोच रहे हो सकता है अब 10 रुपये भी हो जाए, अभी रुक जाता हूँ, अभी नहीं खरीदता हूँ, ठीक है। तो लोग और नहीं खरीदते, सोचते हैं कि भाई अभी और कम होगा, ठीक है। तो इन दिस केस लुक द प्राइस हैव राइजन टुडे, कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस। मतलब ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि अचानक से जैसे टमाटर का ही देख लो, टमाटर 10 रुपये था, फिर उसके बाद 20 रुपये हो गया, फिर ऐसे ही करते करते जो है टमाटर 50 रुपये तक पहुंच गया था। तो अब मान लो जैसे लोग जो है जब ये 80 रुपये तक पहुंच गया तो लोग ये सोचने लग गए कि भाई अब टमाटर अभी और महंगा होगा, ठीक है। दुकान वाले भी बोलते थे भाई अभी तो 80 पहुंचा है, अभी तो 150 तक जाएगा टमाटर, ठीक है। तो लोग जो थे वो और ज़्यादा खरीदते गए 80 रुपये में, कि बोले भाई 80 रुपये में अभी खरीद लेता हूँ, नहीं तो कल को महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे महंगे पे नहीं खरीद पाऊंगा मैं। तो लोग जब महंगा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग इसलिए खरीद लेते हैं ये सोचकर कि फ्यूचर में ये और बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पर मैं नहीं खरीद पाऊंगा, एक काम करता हूँ अभी खरीद लेता हूँ, अभी थोड़ा कम है, ठीक है, तो ये सोचकर। तो यही बोला गया है।
उसके बाद फोर्थ जो है इसका बेसिकली एक्सेप्शन जो है वो है इग्नोरेंस। यानी क्या कि मतलब आपको इग्नोरेंस है, इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आप ध्यान नहीं देते, आपको पता नहीं होता है कि समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। मतलब क्या, जैसे कि आप रहते हैं ना, हम लोग को कोई चूना लगा रहता है कि हमको पता नहीं रहता है कोई चीज़ का प्राइस कितना है, ठीक है, ये मार्केट प्राइस कितना है। जैसे कि अगर मान लो आप किसी दुकान में जाते हो एंड कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, क्या सामान खरीदते हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं आप बुक खरीदने जाते हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नोटबुक खरीदने जाते हो, एक गड्डी, ठीक है, बेसिकली एक दर्जन बुक खरीदने जाते हो, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस नहीं पता है कि मार्केट में नॉर्मली कितने में एक दर्जन मिलता है, और वो जो दुकान वाला है आपको मतलब चूना लगा देता है, बोलता है कि देखो भाई मैं 500 रुपये में जो है आपको मस्ट क्लासमेट का जो बुक है उसका एक दर्जन दूंगा, आपको अच्छी क्वालिटी का सारी चीज़ें रहेंगी। बट कि अगर असली में देखो मार्केट प्राइस जो है उसका 450 ही रुपये है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपको जो है चूना लगाया जा रहा है, महंगे दाम पर आपका डिमांड भी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता नहीं, आपको इग्नोरेंस है, आपको उतना नहीं पता कि मार्केट प्राइस क्या है, तो आप उसे खरीद लोगे, आप डिमांड कर लोगे उसकी, ठीक है। तो यही बोला गया है। इस टाइम पर भी अगर देखोगे तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो इग्नोरेंस की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट हैबिचुअल गुड्स होते हैं, मतलब जिनकी हमें आदत होती है, जैसे लत हो गई है, ठीक है, जैसे चाय की आदत हो गई है, तो थोड़ा प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी लोग उसकी डिमांड वैसे ही रखते हैं, ठीक है। वैसे ही सिगरेट हो गया, दारू, वो सारी चीज़ें, तो जिनकी लोगों की आदत लग जाती है तो वो लोग जो रहते हैं चाहे कितना में महंगा हो जाए फिर भी लोग खरीदते ही है। तो ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजप्शन सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेस्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट अ हायर प्राइस, कि जितना उनको चाहिए वो उतना खरीदते हैं चाहे वो महंगाई क्यों ना पड़े उनको, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब जो छठवां अपना सिक्स्थ जो एक्सेप्शन है वो है प्राइस इल्यूजन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ अगर महंगी है मतलब उसकी क्वालिटी भी मस्त है, ठीक है। जैसे आईफोन का ही देख लो, आईफोन बहुत महंगा है तो लोग हम सोचते हैं कि हाँ भाई उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। हो सकता है जैसे अगर मान लो कोई बोले कि जैसे रहता है ना अपना, कि बोलते हैं कि भाई मैं जो हूँ 40,000 रुपया देकर पुराना सा कोई आईफोन का फ़ोन खरीदूंगा, ठीक है, पुराना कोई रहेगा पुराना मॉडल का वो खरीदूंगा आईफोन का, ठीक है। क्यों ये खरीदते हैं, ये सोचे रहते हैं भाई आईफोन है मतलब महंगा है तो मतलब अच्छा ही क्वालिटी का होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ रहती है जो महंगी रहती है लोगों को लगता है अच्छी क्वालिटी का है। जैसे कपड़ा ही देख लो, अगर आप दो कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, एक आपको अच्छा दिख रहा है एंड एक जो है काफ़ी महंगा है, ठीक है। एक आपको डिज़ाइन मस्त है उसका, ठीक है, बट एक जो है वो बहुत महंगा है। तो ऐसे टाइम पर आप सोचोगे कि भाई ये जो महंगा है इसकी क्वालिटी अच्छी होगी एंड ये काफ़ी समय तक चलेगा भी, तो एक काम करता हूँ मैं ये खरीद लेता हूँ, ये थोड़ा सस्ता है लेकिन क्वालिटी मेरे को नहीं पता कैसी होगी, इसलिए एक काम करते हैं महंगा खरीदते हैं, इसको नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो लोगों को प्राइस इल्यूजन है कि भाई मैं कोई चीज़ महंगी है तो वो अच्छी ही होगी, कोई चीज़ सस्ती है तो ख़राब होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कंज्यूमर हैव एन illusion that high price goods are of a better quality. Therefore, the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. For example, ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे देख लो कि जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट जो रहते हैं वो अपनी प्राइस को बढ़ाकर दिखाते हैं। जैसे आप बोट का या फिर किसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी का ईयरफोन अगर खरीदते हो, ठीक है, बोट के, तो वहाँ पर अगर प्राइस मान लो महंगी, आईफोन का खरीदो महंगी है, तो ऐसे टाइम पर जो दूसरे कंपनी के होते हैं आपको लगेगा भाई वो सस्ते हैं तो मतलब वो बेकार क्वालिटी के होंगे, और क्योंकि ये महंगे हैं तो ये अच्छी क्वालिटी के होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर चाहे प्राइस बढ़ ही क्यों ना जाए तब भी अपनी जो डिमांड होती है वो भी बढ़ते जाती है, वो कम नहीं होती है, और अपना जो स्लोप होता है वो ऐसे ऊपर जाते जाता है, ठीक है। तो यही अपना बेसिकली एक्सेप्शन है एंड यहाँ पर अपना एक्सेप्शन फिनिश हो जाता है। नाउ अब जो अपने चैप्टर का जो कुछ लास्ट टॉपिक है अब उसको देख लेते हैं, जो कि वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है। अब वेरिएशन इन डिमांड और बेसिकली एक और इसका पॉइंट है जो कि अपना चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है पहले इसको आपको बता दूँ, उसके बाद इसके अंदर की टॉप पॉइंट को बताता हूँ। देखो अगर कोई चेंज आता है डिमांड के अंदर, डिमांड जो है अपना ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यानी क्या कि अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ ज़्यादा हो रही है तो डिमांड अपनी कम हो रही है। अगर मतलब प्राइस की वजह से अगर कोई डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर उसको हम वेरिएशन इन डिमांड बोलेंगे, ठीक है, कि मतलब वेरिएशन आ रहा है डिमांड के अंदर जब प्राइस की वजह से सिर्फ होता है, ठीक है, और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होते हैं, मतलब अपना लॉ फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट चेंज इन प्राइस में क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, चेंज इन डिमांड में, सॉरी चेंज इन प्राइस बोल रहा था, चेंज इन डिमांड में देखो क्या होता है कि देखो अपना जो प्राइस होता है, ठीक है, अपना जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जो चीज़ पहले जितने रुपए में मिलती थी अभी भी उतने ही रुपए में है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो चेंज हो चुके हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो आपकी इनकम अचानक से बढ़ गई, ठीक है, तो अब आप उतने ही रुपए वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा खरीद पाओगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपये अगर सैलरी बन जाती है तो अब आप वही जो पनीर है जो जितने रुपए में मिलता था उतने ही रुपए में आप अब 1 किलो पनीर लेके आओगे, ठीक है। तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी चाहे प्राइस उतनी ही क्यों ना रहे।
ठीक है। तो जब आपकी अदर फैक्टर्स की वजह से जो है आपकी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा हो रही है एंड आपका जो प्राइस है वो उतने का उतना ही रह रहा है, तो इसको बोला जाता है चेंज इन डिमांड। ठीक है, मतलब चेंज हो रहे बाकी ये फैक्टर्स और अपना प्राइस उतना ही है, तो ऐसे टाइम पर बोला जाएगा चेंज इन डिमांड। एंड अगर जो है अपना जो प्राइस है उसके वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको वेरिएशन इन डिमांड बोला जाता है। ठीक है, अब वेरिएशन इन डिमांड में दो बेसिकली टाइप होते हैं, दो सिचुएशन होती है। एक तो ये हो सकता है कि मान लो प्राइस जो है वो कम हो गई, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसको हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, कि जब अपनी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और प्राइस कम रहती है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हो रहा है। ठीक है, कि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई और बाकी फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने प्राइस को बढ़ा दिया एंड डिमांड को कम हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो अपना जो स्लोप होता है वो उल्टा जाता है, यहाँ से जाता है। ठीक है, कि अपनी डिमांड पहले यहाँ पर थी बट अब अपनी डिमांड यहाँ पे पहुँच गई, मतलब ए से बी पर पहुँच गई अपनी डिमांड। ठीक है, तो मतलब उल्टी जाने लगती है कि जैसे ही हमने प्राइस को यहाँ से ऊपर कर दिया, मतलब हमने प्राइस को बढ़ा दिया, तो ऐसे टाइम पर अपनी जो क्वांटिटी जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर चली जाएगी, मतलब पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, वही चीज़ होती है, बस इसमें उल्टा होता है कि प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो मे भी ये समझ आ गया होगा। अब उससे वैसे ही चेंज इन डिमांड में क्या होता है, तो इसमें भी दो चीज़ें होती है कि जो अदर फैक्टर्स है, अगर मान लो जो बाकी के जो फैक्टर्स है उसके वजह से कोई चेंज आता है, ठीक है, और उस चेंज की वजह से अपनी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जैसे इनकम आपकी बढ़ गई तो उसकी वजह से आपकी डिमांड भी बढ़ गई और अपना प्राइस उतने का उतना ही है, तो ऐसे टाइम पर बोला जाएगा कि हाँ भाई आपकी जो बेसिकली जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, लेकिन प्राइस उतने का उतना ही है। ठीक है, तो इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर एक्सपेंशन बोलते थे, यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है कि बेसिकली यहाँ पर ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ये जो अपना कर्व होता है, क्योंकि अपना जो प्राइस है वो उतना ही रहता है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इस तरह से बता देता हूँ। देखो ये अपना ओरिजिनल क्वांटिटी पहले हम लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, ये अपना प्राइस है, प्राइस मान लो 10 रुपये है। ठीक है, अब हुआ कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है, तो अब आप वही जो 10 रुपये में जो चीज़ आप पहले एक्स क्यू मंगवा रहे थे, मान लो एक क्वांटिटी मंगवा रहे थे, तो अब वही चीज़ जो है डायरेक्टली आप 2 क्वांटिटी मंगवा रहे हो, वो भी उतने ही प्राइस में। तो जो पहले आपकी क्वांटिटी यहाँ पर थी अब यहाँ पर पहुँच गई है, तो आपका स्लोप इधर से इधर पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर है वो है डिक्रीज इन डिमांड। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर वही उल्टा हो जाता है इसके अंदर, कि आपका जो प्राइस होता है वो उतने का उतना ही रहता है, बस जो डिमांड होता है वो उल्टा। जैसे अगर आपकी जो इनकम है वो कम हो गई अचानक से, जो 1 लाख थी अब मान लो जो 10,000 थी वो अब जो है 2,000 रुपये प्राइस इनकम हो गई है, तो ऐसे टाइम पर अब आप जो क्वांटिटी जो पहले मंगवा रहे थे अब वो कम मंगवाने लगे, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से जो है आपकी क्वांटिटी चेंज हो जा रही है, डिमांड का चेंज हो कम हो जा रहा है और प्राइस उतने का ही उतना है, तो उसको डिक्रीज इन डिमांड बोल देंगे। ठीक है, तो मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पर अपना जो है चैप्टर नंबर 3A जो है वो फिनिश हो जाता है। बस यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं, अपने आप से बताने हैं। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। पहला जो MCQ है वो है अपना कि द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इज सब्स्टिट्यूट इज़, कैसा होता है कि अगर मान लो कि अपना जो सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है और अपना जो गुड का प्राइस है वो कैसा है, डायरेक्ट है कि अगर वो भी बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा प्राइस, बेसिकली डिमांड बढ़ेगी, या फिर इन्वर्स है कि अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, या फिर नो इफेक्ट है, या फिर कैन बी डायरेक्टेड और इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड, जो इन्फीरियर गुड होते हैं, अपना जो जिफिन पैराडॉक्स था वो कैसा है कि अगर मान लो प्राइस बढ़ेगी तो कैसा होगा, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो क्या वो भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है या फिर नो इफेक्ट है या फिर कैन बी डायरेक्टेड और इनवर्स हो। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड जो क्वेश्चन है वो है ये है कि सिंबॉलिकली जो फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेसेड, किस तरीके से हम दिखाते हैं, ds इक्वल टू एफ और px हो है, या फिर ये अपना dx जो है इज इक्वल टू एफ और pz है, मतलब बेसिकली यहाँ से तो आपको सीधा ही सीधा पता चल जा रहा है कौन सा वाला है, यही वाला अपना है। उसके बाद देखो फोर्थ जो है क्वेश्चन वो ये है कि व्हेन लेस यूनिट आर डिमांडेड एट हाई प्राइस इट शो, यानी क्या कि जब लेस यूनिट डिमांड किए जाते हैं, मतलब कम यूनिट डिमांड किए जाते हैं वो भी हाई प्राइस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मतलब यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो बढ़ गया है और डिमांड अपनी कम हो गई है। ठीक है, तो प्राइस के वजह से हुआ है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो अपने सारे जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गए हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है कि डिमांड जो है वो एक माइक्रो कंसेप्ट है, जो इंडिविजुअल डिमांड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, और जो एग्रीगेट डिमांड होता है, जो मार्केट डिमांड होती है वो मैक्रो कंसेप्ट है। ठीक है,
तो बस इतना ही चीज़ें है। उसके बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है 3A एंड डिमांड एनालिसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना जो 3B जो है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम लोग फिनिश करेंगे। तो मैं भी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आप लोग के जो दोस्त लोग हैं उन लोग भी देख सकें। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पक्का इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, और अगर आपको ये लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब बेसिकली हो सकता है कि आप ये पेपर के 1-2 दिन पहले ही देख रहे हो, तो उस टाइम पर हो सकता है सारी वीडियो आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो, जाकर नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।